ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है और काफ़ी अच्छी रेगुलेशन है। और इसका मतलब इसमें से ना जो पेनल्टी वाला है, अपन ने एक दूसरे शायद ECIL में वाले मतलब EPCIL वाले में चैप्टर में अपने सब्जेक्ट में देखा था, अपने इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टीज़ दी हुई थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे भी। और तब भी अपन ने उसको समझा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, और इसमें भी एक बार समझ के क्लियर कर लेते हैं क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग और क्या प्रोहिबिशंस लाई गई हैं बाय द सेबी टू प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, रेगुलेशन है 2015 की, और इस वीडियो में अपन क्या समझने वाले हैं वो एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग के साथ क्लियर करेंगे कि सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन होती क्या है और कैसे लाई गई थी। की डेफिनेशंस दी हुई है कुछ 3-4। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे डिसाइड होता है कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है या फिर नहीं करी है। ठीक है, तो UPSI इसको छोटी शॉर्ट में बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कनेक्टेड पर्सन की एक डेफिनेशन दी हुई है, पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन रीड ओनली कुछ। ठीक है, 3 4 7 8 अपने को डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो उस हिसाब से देखिए कंप्लायंस ऑफिसर की भी डेफिनेशन है, तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर टेस्ट योर नॉलेज करके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो अगर आपके पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपन एक बार डिस्कस करके उसको क्लियर कर लेंगे। फिर कमिटीज रिकमेंडेड प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रीड ओनली है, नॉट इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देंगे। फिर आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, रेगुलेशन 3 है। अपन देख रहे हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट में जितनी भी रेगुलेशन 3 आ रही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट चल रही है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, शॉर्ट में भी दिया हुआ है, तो एक बार अपन शॉर्ट में भी उसको समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्या बोल रहे हैं। एक आधा क्वेश्चन भी दिया हुआ है एग्जाम्पल पे तौर पे, सॉल्व करके उसको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे क्या बोल रही है प्रोहिबिशन। रेगुलेशन 4 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन 5 भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज दिन प्रीवियस एग्जाम में ये तो ट्रेडिंग प्लान्स की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे तो ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये वैसे हो जाता है ट्रेडिंग प्लान करना कि एकदम एक्यूरेट आप प्लान कैसे कर सकते हो कि इतने टाइम पे मैं ये ट्रेड लूंगा, इतने रुपए की ट्रेड लूंगा, वो सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, पर पूछा गया था पिछले एग्जाम में, अब देख लेंगे एक बार रेलेवेंट रहा तो ठीक है, एक बार देख लेंगे, देखना तो है ही, अपन ने कुछ छोड़ना तो है नहीं। रेगुलेशन 4 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ UPSI, रेगुलेशन 4। फिर रेगुलेशन 6 नहीं है, रेगुलेशन 5 के बाद सीधा 7 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 4 5 7 अपन लगातार देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें दी हुई है, वो अपन देख लेंगे एक बार क्या बोल रही है। रेगुलेशन 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट की भी यहाँ पे बात हो रही है। रेगुलेशन 9 इसमें कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या बोल रहे हैं। फिर चाइनीज वॉल करके एक कॉन्सेप्ट है, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, ये अपन को पता ही है, देख लेंगे एक बार। इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, जो मतलब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देता है ना इसके लिए कि हाँ ये या इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको थोड़े से इंसेंटिव या रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ दिए होंगे, तो उसकी बात होगी यहाँ पे। आगे बात करेंगे रेगुलेशन 9A, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग कंप्लायंसेस, दोनों ही आंसर इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर में से मैक्सिमम पार्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे आ रहा है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन मॉनिटरिंग ट्रेडिंग विंडो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही आप टिक कर सकते हो। फिर दी हुई है चेकलिस्ट फॉर कंप्लायंस ऑफिसर अंडर सेबी, ये प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, तो ये रीड ओनली वाला है। ठीक है, तो इसको तो कैंसिल कर दोगे तो भी चलेगा, एक और चेकलिस्ट वगैरह दी हुई है तो उसे भी कैंसिल कर दोगे चलेगा। और उसके बाद एक केस लॉ का रेफरेंस है, तो वो नॉलेज पर्पस के लिए, अपन यहाँ पे केस लॉ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी इन बिटवीन 1-2 एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, तो वो सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे क्या बोल रहे हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग के साथ। लगभग 2 घंटे के आसपास में अपन पूरी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस और सब तरीके से क्लियर कर लेंगे क्या बोल रहा है पूरा का पूरा रेगुलेशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग्स के साथ। Insider trading generally means trading in the shares of the company by the person who are in the management of the company or are close to them on the basis of undisclosed price sensitive information regarding the working of the company which they possess but which is not available to other. ठीक है, insider trading generally means trading in the shares of a company by the person who are in the management. ठीक है, जो insider होगा, जो कंपनी में काम कर रहा होगा, मैनेजमेंट होगा, वही तो insider कहलाएगा ना, ऑफ द कंपनी आर एज क्लोज टू दैम, मतलब अपने वो भी हो सकते हैं रिलेटिव्स वगैरह कि मैं किसी कंपनी में हूँ तो शेयर्स तो आप ले ही सकते हो। आपको पता ही होगा कि आप कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय
या फिर उसके रिलेटिव्स शेयर्स ले सकते हैं उस कंपनी के, पर इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू मतलब यूपीएसआई के थ्रू नहीं ले सकते। तो यही बेसिक मतलब इतना ही है। एक बार वापस से डिस्कस करते क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ के खत्म करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जनरली मीन्स ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द पर्सन हु आर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और आर क्लोज टू देम on the basis of undisclosed price sensitive information regarding the working of the company which they possess but which is not available to others। ठीक है, सिर्फ उनके पास है क्योंकि वो वहां पे काम कर रहे हैं, वो किसी और के पास नहीं है, तो उसको कहला जाएगा यूपीएसआई, उसको कहा जाएगा यूपीएसआई। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली इनेक्ट a legislation to regulate insider trading. Over the years, most of the jurisdictions around the world have recognized the requirement to restrict insider trading in one form or other and accordingly but in place legal legislation to this effect। ठीक है, सिंपल है। India was not late in recognizing the detrimental impact of insider trading. The history of the insider trading in India dates back to the 1940s with the formulation of the government committee such as the Thomas Committee। अब यहाँ पे ये वो थॉमस की बात नहीं हो रही है, अच्छा नहीं, हाँ वो थैनोस था, सॉरी ठीक है, तो थॉमस कमेटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर पीजे थॉमस टू इवेल्युएट रिस्ट्रिक्शन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन शॉर्ट स्विंग प्रॉफिट और शॉर्ट स्विंग प्रॉफिट, यानी कि आपने एक कुछ तुरंत थोड़ी बहुत ले दे के अपनी इंफॉर्मेशन को ले दे के कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी। देखो, प्रॉफिट्स मेड बाय द परचेज एंड सेल बोथ ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज सिमुलेसली simultaneously within a prescribed time frame under section 16 of the Securities Exchange Act 1934। ये अलग बात है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी बात है, मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। आगे बात करते हैं की डेफिनेशंस के साथ। ट्रेडिंग क्या होती है? मीन्स एंड इंक्लूड, ट्रेडिंग मीन्स एंड इंक्लूड सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, agreeing to subscribe, buy, sell, deal in any security and trade shall be constructed accordingly। Insider का मतलब क्या होता है? मीन्स एनी पर्सन who is a connected person or in possession of or having access to unpublished price sensitive information। जो भी या तो कनेक्टेड व्यक्ति होगा कि कोई एम्प्लॉय है, उसके पास यूपीएसआई है, तो वो तो डायरेक्टली इनसाइडर कहलाएगा ही, पर उसके रिलेटेड मतलब उससे कोई रिलेटेड व्यक्ति है ना, तो उसको भी यहाँ पे इनसाइडर के तौर पे देखा जाएगा। अब रिलेटेड पार्टी या फिर कनेक्टेड पर्सन क्या होता है वो आगे बात करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड टू ब्रिंग within its reach any person who is in receipt of or has access to UPSI। अब बात करते हैं यूपीएसआई होता क्या है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि पब्लिक के लिए नहीं है, इन जनरल कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं है, वो सिर्फ अभी कंपनी के अंदर ही है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अनपब्लिश्ड बोला जाता है। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप ना अपना फायदा और किसी और का नुकसान हो, मतलब अभी देखो किसी और को नहीं पता चल रहा है, आप उसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो क्योंकि और किसी को पता नहीं है, तो आप अपना फायदा देखने के लिए क्या बोलते हैं, किसी और का नुकसान कर रहे हो, कह सकते हैं। तो इसलिए उसको बोला जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिससे प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर उस यूपीएसआई से अपना फायदा किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मींस एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल which upon becoming generally available is likely to materially affect the price of the security। ठीक है, affect the price of the security and shall ordinarily include but not restricted to information relating to following। ठीक है, ordinarily including but not restricted to, यानी कि ये तो है, इसके अलावा भी हो सकता है। अब ये तो है में क्या आता है ना वो बताता हूँ। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड्स, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर, एक्वाइजेशन, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस एंड सच अदर ट्रांजैक्शन और चेंज इन केएमपी। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये डिस्क्लोज हो जाता है, अब मान लो मैं बोल देता हूँ कि मुकेश अंबानी जी ने अपना पद छोड़ दिया, ठीक है, और उसको किसी और व्यक्ति को दे दिया या फिर फैमिली में किसी और को दे दिया, तो 100% अगर वो मार्केट में डिस्क्लोज हो जाती है तो प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सर रतन टाटा जी थे, वो बोलते हैं कि अगर डिस्क्लोज कर देते कि मैं अभी कंपनी में कोई मेरा ताल्लुक नहीं है और मैं अपने मैनेजमेंट पोस्ट से हट रहा हूँ, ठीक है, तो खैर अब तो अलग बात होगी, वो बोल देते हैं कि मैं हट रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी क्राइसिस या फिर क्रैश इन प्राइस देखा जा सकता था सिक्योरिटीज मार्केट में इन द शेयर्स ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है जी, आगे बात करते हैं क्या बोल रहे हैं।
हाँ देखो ये बोला ना कि एंड शेल ऑर्डिनरीली इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, ये तो आएगा ही आएगा, पर यही नहीं आएगा, मतलब यही आएगा, इसकी गारंटी मतलब वो नहीं है कि सीमा यहीं तक ही नहीं है, और भी हम अगर कुछ लाना चाहेंगे कि इसमें आ सकता है तो वो हम लोग ला सकते हैं, ऐसा ये तो है, इसके अलावा भी हो सकती है, सिंपल। ठीक है जी, तो ये हो गई यूपीएसआई, शॉर्ट में सिंपल में है और इंपॉर्टेंट है, तो अपना याद रखो। कहीं अगर कोई आंसर में भी आप बीच में कोट करते हो ना, तो एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में और आपके आंसर की वैल्यू बढ़ा देता है वो। कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड पर्सन मीन्स ठीक है, कनेक्टेड पर्सन अभी पिछले बात कर रहे थे ना, कनेक्टेड पर्सन क्या होता है। ठीक है, कनेक्टेड पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग 6 months prior to the concerned act has been associated with the company directly or indirectly। पिछले 6 महीने में देखा जाएगा कि उनका कोई भी ताल्लुक कंपनी के साथ रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो उसको कहा जाएगा क्या? कनेक्टेड पर्सन। पिछले 6 महीने की देखी जाएंगी कौन सा लोगों का क्या बोलते, कुछ कंपनी में एसोसिएटेड थे, मतलब पहले पिछले 6 महीने में वो लोग एम्प्लॉय थे, ठीक है, और उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के एसोसिएट थे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्शन था कुछ, तो उसको पिछले 6 महीने का देखा जाएगा, तो उसको कनेक्टेड पर्सन कहा जाएगा। इन एनी कैपेसिटी including by reason of frequent communication with its officer or by being in any contractual, fiduciary or employment relation। ठीक है, in any capacity किसी भी प्रकार से, अगर वो इंक्लूडिंग मतलब फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करते हैं ऑफिसर्स के साथ, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, जिनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, उनसे कुछ क्या बोलते हैं बातचीत उनकी चलती रहती है, या फिर एक अच्छी क्या बोलते हैं रिलेशन है, जो सारी चीज़ें शेयर वगैरह करते हैं, तो उसको भी कनेक्टेड पर्सन में ले लिया। इज अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी or holds any position including a professional or business relationship between himself and the company, whether temporary or permanent, तो वो हो गया connected person, that allows such person directly or indirectly access to unpublished price sensitive information or in reasonably accept to allow such access। ठीक है, मतलब एक तरीके से कंपनी की सीक्रेट बातें अगर वो यूज़ करता है, सीक्रेट बात हो गई अपनी यूपीएसआई, ठीक है, जिससे प्राइस में इफेक्ट आ सकता है, और उस वो किसी के भी पास है ना, तो दैट इज कनेक्टेड पर्सन। अब बात करते हैं पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन क्या होता है। तो ये तो रीड ओनली है, तो इसको एक बार शॉर्ट में लेके खत्म करते हैं। द पर्सन फॉलोइंग विद इन द फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी डीम्ड टू बी द कनेक्टेड पर्सन अनलेस द कॉन्ट्रारी इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इमीडिएट रिलेटिव्स, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, इंटरमीडियरी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एम्प्लॉय और डायरेक्टर देयर ऑफ, उनके मतलब उस कंपनी के भी डायरेक्टर वगैरह हो सकते हैं। ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस के कॉर्पोरेशंस वगैरह, मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड और वगैरह वगैरह, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर और एन एम्प्लॉय पब्लिक फाइनेंशियल के, ऑफिशियल और एम्प्लॉय ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकर ऑफ द कंपनी, कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, HUF कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह वगैरह, wherein a director of a company or his immediate relative or banker of the company has more than 10% of the holding or interest, मतलब उनका उस कंपनी में 10% से ज़्यादा होल्डिंग है या फिर इंटरेस्ट है, तो फिर उसको भी कहा जाएगा पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो ये बस इसका रीड ओनली वाला था, लास्ट वाला एक बार पॉइंट लिमिट दी हुई है, तो एक बार याद रख लेना, बाकी तो सब कुछ ही कनेक्टेड पर्सन में इन लोगों ने ले लिया, जो भी ताल्लुक़ रखते हैं कंपनी के साथ डे टू डे लाइफ, डे टू डे अपना कंप्लायंसेस को फॉलो करने में या किसी भी वक्त उसमें वाक्यांश में, तो वो आ गया अपना पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। आगे देखते हैं इमीडिएट रिलेटिव क्या होता है, बीच में अभी बात करी थी, इसमें इमीडिएट रिलेटिव पहला ही पॉइंट था। इमीडिएट रिलेटिव मतलब होता है मीन्स स्पाउस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मेरी जो वाइफ होगी या फिर अगर मेरी वाइफ काम करती है तो फिर मैं उसके लिए स्पाउस। ठीक है, स्पाउस ऑफ द पर्सन एंड इंक्लूड्स पेरेंट, सिबलिंग एंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस। ठीक है, मतलब बहू बेटी भी आ गए और पेरेंट्स और सिबलिंग भी आ गए, मतलब भाई बहन भी आ गए। एनी ऑफ होम इज ईदर डिपेंडेंटली फाइनेंशियली ऑन डिपेंडेंट फाइनेंशियली, देखो क्या बोला, एनी ऑफ होम इज ईदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन सच पर्सन और कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, या तो आपसे वो सलाह मशवरा करके ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह में, या फिर इधर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स, चाइल्ड वगैरह, स्पाउस तो खैर अपनी इंडिविजुअल भी हो सकती है, अपना इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, तो स्पाउस दोनों के लिए आ गया। ठीक है, या तो अगर वाइफ होगी तो फिर
मैं भी उसमें आ जाऊंगा, उसमें इमीडिएट रिलेटिव में, और अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो फिर मेरी वाइफ भी उसमें आ जाएगी, स्पाउस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी हो गई इमीडिएट रिलेटिव की फर्स्ट फैमिली। बेसिकली इतना समझो कि फर्स्ट फैमिली इज स्पाउस, ये फर्स्ट फैमिली इज क्या बोलते हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स। इन्फॉर्मेंट क्या होता है? इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट मीन्स एन इंडिविजुअल हु वॉलंटरीली सबमिट टू द बोर्ड ऑफ वॉलंटरी, ठीक है, बोर्ड यानी कि अपना सेबी, ठीक है। इन्फॉर्मेंट मीन्स एन इंडिविजुअल्स हु वॉलंटरीली सबमिट टू द सेबी अ वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर form relating to an alleged violation of insider trading laws that has occurred in occurring or has a reasonable belief that it is about to occur। ठीक है, या तो ये होने वाला है, या तो हो चुका है, या तो ये हो रहा है। अगर ये तीनों का इंफॉर्मेशन आप देते हो कोई, तो उसको बोला जाएगा इन्फॉर्मेंट। ठीक है, इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस रेगुलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर सच इंडिविजुअल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट प्रोसीजर एंड कंडीशन टू क्वालिफाई फॉर अ रिवॉर्ड। ठीक है, फिर अगर वो कंडीशन और क्वालिफाई होगा रिवॉर्ड के लिए, तो उसको फिर वो भी मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। आगे बात करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर का। यहाँ पे आपने बात किया था। कंप्लायंस ऑफिसर क्या होता है? कंप्लायंस ऑफिसर मीन्स एनी सीनियर ऑफिसर, ठीक है, डेजिग्नेटेड सो और रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस बोर्ड इज नॉट देयर। ठीक है, देखो अगर बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी डेजिग्नेटेड देखो एक बार वापस बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो सीनियर ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है कि हाँ भैया ये चीज़ें चल रही हैं। कंप्लायंस ऑफिसर बेसिकली एक तो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं मोस्टली। आगे देखते हैं, एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड सो और रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द केस बोर्ड ऑफ नट, मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो फिर हेड ऑफ द डायरेक्टर को रिपोर्ट करना रहेगा, और उसका जो सीनियर ऑफिसर रहेगा ना, उसका वो होता है कंप्लायंस ऑफिसर। दूसरा, हु इज फाइनेंशियली लिटरेट and is capable of appreciating requirement of for legal and regulatory compliances under this regulation। ठीक है, फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति भी कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है, एसोसिएटिंग रिक्वायरमेंट फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस जो कि फुलफिल कर सकता है और फाइनेंशियली लिटरेट है उस चीज़ के लिए। हु हैज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, monitoring adherence to the rules for the prevention of unpublished price sensitive information। बस वही हो गया, अपना कंपनी सेक्रेटरी होता है कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, जो भी देखो डेजिग्नेटेड सो और रिपोर्टिंग, जो व्यक्ति सीनियर ऑफिसर है रिपोर्ट कर रहा है डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो कंप्लायंस ऑफिसर है। जो व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट है ये सब काम करने के लिए, वो भी कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है। रीजनेबल फॉर कंप्लायंसेस, जो कंप्लायंस कर सकता है वो भी कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है। और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड and the implementation of the codes specified in this regulation under the overall supervision of the board of director of the listed company or the head of an organization as the case may be। जो कि मॉनिटर कर रहा है ना ट्रेड्स वगैरह को, तो दैट इज ऑल्सो एन कंप्लायंस ऑफिसर। आगे देखते हैं, टेस्ट योर नॉलेज करके कुछ चीज़ें दी हुई हैं जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। देखो, कैन अ सीनियर पर्सन से अ CFO or a company secretary who is not reporting to board act as a compliance officer and update the board of the transaction related to insider trading quarterly? Can the company appoint more than one person of the compliance officer under the code? Can CS or as well as a CFO क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, be appointed as a compliance officer so that one can sign and submit the document it the other person in on travel। सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्टली एक्सप्लेन द फुल डेफिनेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, कि आपको पहले सबसे पहले एक्सप्लेनेशन समझानी पड़ेगी, डेफिनेशन समझानी पड़ेगी कंप्लायंस ऑफिसर की, कौन कौन आता है। ठीक है, उसके बाद ये लिखोगे, द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर आर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन 2 क्लॉज नंबर 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर C ऑफ द सेबी PIT रेगुलेशन। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, PIT रेगुलेशन बोलते हैं 2015 की। द कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिशन appoint any senior officer as the compliance officer, necessarily report to the board of director or head of the organization as the case may be। Appointing any other person shall not be in accordance with the regulations। In case of appointing more than one person or as a compliance officer, they shall be held jointly and severely responsible। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझा देनी है कंप्लायंस ऑफिसर होता क्या है, और उसमें सारे मोस्टली कवर हो जाएंगे आंसर। और उसके बाद जो ये था कि एक से ज़्यादा हो सकता है, तो एक से ज़्यादा हो तो सकते हैं,
हाँ, पर रेगुलेशंस का और जॉइंटली वो लोगों को सीवियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ भैया अपना दोनों मिलके सारी चीज़ें कंप्लायंस पूरे करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कई बार होते हैं कंपनी में एक CS नहीं होता, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, तो उसके लिए होते हैं कंप्लायंस ऑफिसर 2 या 3 या 4 भी करते हैं, मतलब कंपनी वाले रखते हैं। आगे एक और सम देख लेते हैं एक बार फटाफट से, छोटी सी चीज़ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्राइस सेंसिटिव और नॉट, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको कुछ प्राइस सेंसिटिव, मतलब एक वो बताऊंगा, ट्रांजैक्शन बताऊंगा, आप मेरे को बताना कि ये ट्रांजैक्शन है या नहीं, ठीक है। पर 5 सेकंड दूंगा एक के लिए, ठीक है। The CEO of a company meet with an accident had been hospitalized, ठीक है। अब बताओ कि ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या नहीं। The CEO of a company meet with an accident, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट अगर मार्केट में आ जाती है तो कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो जिसका आंसर ना है वो सही है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में नहीं किया गया है कि क्या बोलते हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। अब CEO है या कोई भी है, अभी हॉस्पिटलाइज हुआ तो दैट इज़ नॉट प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कुछ हो जाता है तो बुखार खांसी हो गया तो उसके ऊपर अपना, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसको थोड़ी ना ऐसा है कि अपना प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा उसको। दूसरी, इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट इश्यूज इन नियर फ्यूचर, ठीक है। अब ये बताओ कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ये बोल रहे हैं कि राइट इशू हम करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो इससे प्राइस पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दिया आंसर? तो जिसका आंसर ना है वो गलत है, सही है अपना, ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगला है RBI हैज इंक्रीज रेपो रेट बाय 25% बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो इससे इंफॉर्मेशन पे फर्क पड़ेगा प्राइस सेंसिटिव की, मतलब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये। RBI is increased repo rate by 25 basis points, so that is not a price sensitive information, क्योंकि RBI का रेट बढ़ रहा है तो कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपके शेयर पे फर्क पड़ेगा, आपकी प्राइस पे फर्क पड़ेगा, बढ़ने दो। चौथा, द कंपनी इज गोइंग टू हैव अनदर प्लांट एट रुद्रपुर उत्तराखंड। अब ये बोल रहे हैं कि कंपनी एक नया प्लांट सेटअप करने वाली है रुद्रपुर में, उत्तराखंड में, तो ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं? अगर ये मार्केट में इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो खुद तो सोचा ना, लॉजिकली सोचो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, एक रेप्यूटेटेड कंपनी है, छोड़ो मेरी तो अभी बनेगी जब बताऊँगा पता चली जाएगा। हाँ, तो कोई रेप्यूटेटेड कंपनी है, मान लो रिलायंस है, अब वो बोल रही है कि मैं एक नया अपना रिफाइनरी या फिर नया प्रोजेक्ट हम लाने वाले हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो उसके भाव तो बढ़ेंगे ही ना, तो दैट इज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड अंडर प्रोटेस्ट फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड टू अनदर कंपनी, ठीक है। कोई चेयरमैन है कंपनी का, वो रेजिग्नेशन दे रहा है टू द बोर्ड अंडर प्रोटेस्ट फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड टू अनदर कंपनी, उन्होंने ब्रांड वगैरह दूसरी कंपनी को बेच दिए तो उसके प्रोटेस्ट में वो रेजिग्नेशन दे रहा है। तो अब बताओ ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? ठीक है, 5 सेकंड हो गए। तो इट इज़ एन प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चेयरमैन है, अब वो प्रोटेस्ट कर रहा है और चेयरमैन होती है तो ही कंपनी चलती है, तो अब ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन इज़ बड़ी चीज़, ठीक है। और वो प्रोटेस्ट के लिए कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी ब्रांड, कंपनी की ब्रांड वो बेच दी, आपने उसको किसी और कंपनी को बेचने की बात कर रहे हो आप, सेलिंग, तो उसके प्रोटेस्ट में करी, तो वो है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगला है द CEO ऑफ द कंपनी डाइड इन एन एयर क्रैश, नहीं है ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। द CEO ऑफ द कंपनी डाइड इन एनी एयर क्रैश, तो CEO मर गया, तो आपको कितनी कंपनियों के CEO पता होंगे? गिनती के पता होंगे, 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा कंपनियों के तो आपको CEO नहीं पता होंगे, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पता होंगे, जो कि रेगुलरली कुछ शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है वो मेरे को नहीं पता हो, पर CEO ऑफ द कंपनी डाइड इन एनी एयर क्रैश, तो दैट इज़ नॉट प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन।
आगे देखते हैं, द कंपनी इज रिकॉग्निटिंग विद अ रिकॉग्निशनिंग विद अ फॉरेन कंपनी टू सेल इट स्टेक इन स्टार लिमिटेड, ठीक है, वो अपने स्टेक्स बेच रहे हैं, तो दैट इज अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो लोग अपने स्टेक बेच रहे हैं ना, तो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो हुआ है कि भैया कंपनी अपने शेयर्स किसी और को बेच रही है। देखो, द कंपनी इज नेगोशिएटिंग विद अ फॉरेन कंपनी टू सेल इट स्टेक इन स्टार लिमिटेड, तो दैट इज अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये आरबीआई वाला जो पॉइंट था ना, देखो बोला द इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू द कंपनी, इट्स सिक्योरिटी और इट्स प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, हेंस इट इज नॉट यूपीएसआई, ठीक है। आरबीआई हैज इंक्रीज रेपो रेट वाला जो अपन ने देखा था, तो वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये सीईओ डाइड वाले में भी कुछ आंसर दिया हुआ, देखो, दो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी, इट इज नॉट रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज और इट्स प्राइस और एनी अदर पैरामीटर्स इंक्लूडिंग इन दी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन में कवर नहीं कर रहा है और है ये कंपनी के रिलेटेड, पर सिक्योरिटी के रिलेटेड नहीं है, सिक्योरिटी मार्केट या सिक्योरिटीज के रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए अपन उसको जाने देंगे। आगे देखते हैं, कमिटीज रिकमेंडिंग प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये रीड ओनली है, नॉट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सिर्फ पढ़ ले रहा हूँ। थॉमस कमेटी बात कर रहे हैं, फिर भाभा कमेटी, फिर एक और दी हुई है, उसका नाम दिख नहीं रहा है, संचर कमेटी, फिर है पटेल कमेटी, जे ईरानी कमेटी, आबिद हुसैन सॉरी, फिर सोडी कमेटी और विश्वनाथम कमेटी, ठीक है। तो ये सारे कमेटी हैं रिकमेंडेशन जो देती हैं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा दिया हुआ था तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ लिया। अब यहाँ से चालू होगा इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस का ब्लॉक। रेगुलेशन 3, 4, 5, 7, 9, 9A, 8 सारी समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉपरली समझना चालू करेंगे पूरे चैप्टर की रेगुलेशंस क्या बोल रही हैं और क्या कहा जा रहा है इस रेगुलेशन 2015 में जो आई गई थी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड। रिस्ट्रिक्शन ऑन रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ अनपेड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है कम्युनिकेशन पे और प्रोक्योरमेंट पे। प्रोक्योरमेंट यानी कि किसी को देना नहीं, प्रोक्योर करना, ठीक है, लेना। कम्युनिकेशन या तो आप दे रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो यूपीएसआई, या फिर कहीं से ले रहे हो, तो वो भी गलत है और अपना इनसाइडर ट्रेडिंग में कहा जाता है उसको, और उसके लिए पनिशमेंट है, आगे देखेंगे पेनल्टी वगैरह, और बाकी वो आ जाता है यूपीएसआई में, और रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, स्टार्ट करते हैं। नो कम्युनिकेशन ऑफ यूपीएसआई एक्सेप्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो इंसाइडर शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस टू एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यूपीएसआई बोलूँगा शॉर्ट में, रिलेटिंग टू अ कंपनी सेक्रेटरी, relating to company or securities listed or proposed to be listed to any person including other insiders except where such communication is done for carrying out a legal duty or obligation, ठीक है। अगर आप लीगल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए बता रहे हो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूपीएसआई है तो चलेगा, बाकी आप ऐसे ही कम्युनिकेट, प्रोवाइड, अलाउ एक्सेस नहीं कर सकते यूपीएसआई का जो कि कंपनी और सिक्योरिटीज से क्या बोलते हैं रिलेटेड है और लिस्टेड है जो कंपनी, या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड यानी कि होने वाली है लिस्टेड, तो उसके शेयर के रिलेटेड आप कंपनी के रिलेटेड या फिर सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड यूपीएसआई किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिंपल। आगे देखते हैं, नो प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई फ्रॉम इनसाइडर, किसी से ले भी नहीं सकते। नो पर्सन शैल प्रोक्योर फ्रॉम और कॉज द कम्युनिकेशन बाय एनी इनसाइडर और यूपीएसआई रिलेटिंग टू अ कंपनी और सिक्योरिटी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड एक्सेप्ट, वही अपना लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट। दूसरा, पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, लेजिटिमेट यानी कि लीगल पर्पस, वही बात होगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल मेक पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस एज अ पार्ट ऑफ कोड्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट फॉर्मुलेटेड अंडर रेगुलेशन 8। आगे देखेंगे रेगुलेशन 8 क्या बोल रही है, बाकी यहाँ पे बोला कि लेजिटिमेट पर्पस के लिए तो फिर चलेगा। रिसीप्ट ऑफ यूपीएसआई रिसीव्ड ऑन लेजिटिमेट पर्पस इज ऑल्सो एन इनसाइडर, ठीक है। यहाँ पे जो रिसीप्ट हो रहा है यूपीएसआई का, रिसीव्ड हो रहा है ऑन लेजिटिमेट पर्पस इज ऑल्सो एन इंसाइडर। देखो क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन इन रिसीप्ट ऑफ यूपीएसआई परजुएंट टू अ लेजिटिमेट पर्पस शैल बी कंसिडर्ड एन इंसाइडर फॉर पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन एंड ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू सच पर्सन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच यूपीएसआई इन कंप्लायंस विद दिस रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति तो यूपीएसआई मिल रही है लेजिटिमेट पर्पस के लिए, उसको भी इंसाइडर के तौर पे तो देखा ही जाएगा, ठीक है। अगर वो शेयर करता है कि कोई वाली इन्फॉर्मेशन तो वो गलत माना जाएगा, रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर,
और फिर भी आपने शेयर किया तो फिर उसके ऊपर पनिशमेंट है और इम्प्रिजनमेंट वगैरह है। पर यहाँ पे ये बोला कि इनसाइडर माना जाएगा लेजिटिमेट पर्पस के लिए जिस व्यक्ति के पास भी वो इन्फॉर्मेशन होगी, यूपीएसआई होगी, तो दैट इज इनसाइडर। और उससे एक अपना ना वो साइन करवाएंगे, नोटिस देंगे उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए ऑफ सच यूपीएसआई इन कंप्लायंस विद दिस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब इसके ना एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, कुछ एक्सेप्शंस टू द अबव प्रोविजंस। एंड यूपीएसआई मे बी कम्युनिकेटेड, प्रोवाइडेड, अलाउड, एक्सेस टू और प्रोक्योर्ड इन कनेक्शन विद अ ट्रांजैक्शन दैट वुड इंटेल एन ऑब्लिगेशन टू मेक अ ओपन ऑफर। ठीक है, ओपन ऑफर देने के लिए अपन बात कर चुके हैं ओपन ऑफर की, एलओडीआर में अपन ने पूरा समझा था, इतना डिटेल में नहीं पर समझा था। ओपन ऑफर के लिए कुछ वो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर, तो फिर उसमें यूपीएसआई आप दो नहीं दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द टेक ओवर रेगुलेशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी is of informed opinion that sharing of such information is in the best interest of the company। ठीक है, वो लेकिन कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, कंपनी के विरोध में नहीं जानी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन है नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर under the takeover regulation, but where the board of director of the listed company is of the informed opinion that the sharing of such information is the best interest of the company and the information that constitute unpublished price sensitive information is designated to be made generally available at least 2 trading days prior to the proposal transaction being effected in such form as the board of director may determine to be adequate and fair to cover all relevant and material fact। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये बोला कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है पर वो यूपीएसआई है, पर उसका पता होना पब्लिक के लिए हित में है, मतलब पब्लिक के हित में है वो चीज़, वो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो जनरली अवेलेबल करनी ही है उसको, तो वो बताओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए और अवेलेबल एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोजल ट्रांजेक्शन बीइंग इफेक्टेड इन सच फॉर्म एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिटरमाइन। ठीक है, 2 दिन पहले तक आप उसको बताओगे चलेगा नहीं, जो कि जनरली अवेलेबल होने वाली है, तो उसके लिए 2 दिन पहले आपको प्रायर प्रपोज ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फॉर्म के अनुसार और मे डिटरमाइन टू बी एडिक्वेट एंड फेयर टू कवर ऑल रेलेवेंट एंड मटेरियल फैक्ट। ठीक है, मटेरियल फैक्ट को कवर कर रहे हैं और कवर और रेलेवेंट फेयर मतलब चीज़ें कर रहे हो, तो वो वाली करोगे तो वहाँ पे यूपीएसआई का आप अगर कहीं से किसी के साथ शेयर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है और उसको अपना रिस्ट्रिक्शन से बाहर रखा गया है, एक्सेप्शन में रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। पहले वाले पॉइंट में देखा अपन ने नो कम्युनिकेशन टू यूपीएसआई, दूसरे में देखा नो प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई, तीसरे में देखा लेजिटिमेट पर्पस के लिए होगा तो चलेगा, चौथे में देखा रिसिपेंट ऑफ यूपीएसआई रिसीव्ड ऑन लेजिटिमेट पर्पस, तो उसको इनसाइडर तो कहेंगे पर वो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करवाएंगे और उससे वो सब फॉर्म वगैरह फिल करना रहेगा। फिर अपन ने देखे एक्सेप्शंस, तो 2 थे, अगर ओपन ऑफर के लिए कर रहे हो और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा कि बेस्ट इंटरेस्ट में है कंपनी के, ओपन ऑफर के लिए भी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी इज इन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, वो बता रहे हैं ओपिनियन वगैरह के लिए है, बेस्ट इंटरेस्ट है कंपनी के लिए, डेजिग्नेटेड जनरली अवेलेबल होने वाली है, 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर आपको बताना पड़ेगा प्रपोजल ट्रांजेक्शन के, बीइंग इफेक्टेड इन सच फॉर्म एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिटरमाइन टू एडिक्वेट एंड फेयर टू कवर ऑल रेलेवेंट एंड मटेरियल फैक्ट। तो फिर वहाँ पे अपना एक्सेप्शन रखा गया है, यूपीएसआई वहाँ पे नहीं आएगी, नहीं आपको परेशान करेगी। शॉर्ट में एक बार वापस से अपन ने देख ही लिया, यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो प्रोहिबिशन और एक्सेप्शन बताई हुई है, तो एक बार बस एक्सेप्शन देख लेते हैं। प्रोहिबिशन तो अपन ने देख ही लिए, 4 थे, प्रोक्योर नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, प्रोक्योर नहीं कर सकते, लीगल ड्यूटी के लिए कर सकते हो, और प्रोक्योर भी लीगल ड्यूटी के लिए कर सकते हो। एक्सेप्शन में अपन ने देखा था यूपीएसआई में बी कम्युनिकेटेड कनेक्टेड विद द ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशन वेयर द बीओडी इज ऑफ द व्यू दैट द प्रपोज ट्रांजेक्शन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। दूसरा देखा कि इफ द प्रपोज ट्रांजेक्शन डज नॉट इंटेल, अच्छा ठीक है, देखो दूसरे वाले में ये बोला है, पीछे वाले मैंने बोला ना कि ओपन ऑफर है, दूसरा पॉइंट में यहाँ पे ओपन ऑफर नहीं है, पर देखो इफ द प्रोक्योरमेंट प्रपोज ट्रांजेक्शन डज नॉट इंटेल एनी ओपन ऑफर द बीओडी इज दैट द इंटरेस्ट। ठीक है, देखो अगर ओपन ऑफर है और कंपनी के इंटरेस्ट में है तो आप करो, एक्सेप्शन है यूपीएसआई का, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलेशन 3 आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर ओपन ऑफर नहीं है पर कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है तो भी चलेगा, और द बीओडी शैल डेजिग्नेट द यूपीएसआई एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन करने से 2 दिन पहले आप यूपीएसआई बताते हो तो चलेगा। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन होने वाली है
वो मतलब जो हम कार्यक्रम है ना, जो हम यूपीएसआई बता रहे हैं, वो 2 दिन के अंदर होना ही वाला है, तो तब बताओगे तो चलेगा। एक्सेप्शन में रख दिया उसको, सिर्फ 2 दिन ही है ना, तो 2 दिन में तो कितना खेल लोगे आप। द बीओडी शेल डेजिग्नेट द यूपीएसआई एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोज ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन होने से 2 ट्रेडिंग डेज पहले आप बताओगे तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, एक्सेप्शन है वो, ठीक है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है इसी में ही, इसी रेगुलेशन के अंदर, तो वो भी एक बार देख के खत्म कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस with names of person with whom UPSI is shared and name of the person who shared the name। मतलब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा डेटाबेस में कि किसको UPSI दी गई है, कितनी UPSI दी गई है, उस व्यक्ति का नाम क्या है और वो सब। देखो, द नेम ऑफ द पर्सन विद whom UPSI is shared and the name of a person who shared the same। जिसने दी होगी उसका तो लिखना ही है, जिसको दी है उसका भी लिखना है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन required to handle UPSI shall ensure that the structural digital databases maintained continue the nature of the UPSI and the name of the such person who have shared the information and also the name of such person whom with whom information is shared। जिसको दी है उसका भी नाम, जिसने दी है उसका भी नाम, जिसने दी उसका, जिसको दी उसका, दोनों का नाम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दिस रेगुलेशन अलॉन्ग विद द परमानेंट अकाउंट नंबर और एनी अदर आइडेंटिफाइड ऑथराइज्ड बाय लॉ वेयर एन पैन इज नॉट अवेलेबल सच, ठीक है। अगर पैन दोनों का ही लिखना है, रखना है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो जो भी अपना एक उसकी आइडेंटिटी पता चल सके वैसा कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का रख सकते हो। Such database shall not be outsourced and shall be maintained internally with adequate internal control and checks such as time stamping and audit trails to ensure non-tampering of the database। ठीक है, वो इंटरनली रखना है, वो कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है कि हाँ भैया ये हमारे पास डेटाबेस है, और उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं करना, वो कंपनी के पास ही रहेगा। और ताकि डेटाबेस में कुछ टैम्परिंग यानी कि कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सके। The board of director of heads of the organization of every person required to handle UPSI shall ensure that the structured digital database is preserved for the period of not less than 8 years। ठीक है, ये जो डेटाबेस में आपका सामान रहेगा, वो जो वो रहेगी क्या बोलते हैं, डिटेल रहेंगी इन लोगों की, तो फिर 8 साल तक आपको उसको मेंटेन करके रखना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन होने के 8 साल बाद, एंड इन द इवेंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और enforcement proceedings, the relevant information is the structured digital database shall be preserved till the completion of such proceedings। ठीक है जी, सिंपल ही है, कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है तो वो भी एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे फिर। What information should be listed company maintain in the structured data digital database under regulation 3 sub regulation 5 in case the designated person is a fiduciary or intermediary। फिड्यूशरी तो ठीक है, फिड्यूशरी मतलब वो ट्रस्टी और वो सब की बात आ जाती है यहाँ पे। अगर वो लोग हैं तो क्या आपको मेंटेन करके रखनी है, देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। द लिस्टेड कंपनी शुड मेंटेन द नेम ऑफ द फिड्यूशरी और इंटरमीडियरी विद हुम that have shared information along with the permanent account number or other unique, अपना जो भी अगर पेन नहीं होगा तो unique identity। The fiduciary or intermediary shall at their end be required to maintain detail as required under the section scheduled C in respect of person having access to UPSI। ठीक है, अगर उन लोगों के पास UPSI है, fiduciary मतलब जो क्लोज रिलेशन और वो होते हैं ना कनेक्टेड पर्सन, क्लोज रिलेशन वाले की इन्फॉर्मेशन और इंटरमीडियरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको रखनी रहेगी पैन कार्ड और उनके साथ। अगर पेन नहीं है तो किसी और तरीके से भी आप उसको रख सकते हो। और इसका जो मतलब मेंटेन डिटेल करनी है तो इन एज रिक्वायर्ड अंडर द शेड्यूल सी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हैविंग एक्सेस टू यूपीएसआई। फॉर एग्जांपल, इफ द लिस्टेड कंपनी हैज अपॉइंटेड टू लॉ फर्म और मर्चेंट बैंकर। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है इंटरमीडियरी और फिड्यूशरी का, तो लॉ फर्म या फिर अपना मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया है तो इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटी, तो वो अब तरीके से एक तो वही होगी यूपीएसआई होगी, तो इट शुड ऑब्टेन द नेम ऑफ द एंटिटी सो अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द पैन ऑफ और आइडेंटिटी अदर आइडेंटिटी। इन द केस पैन इज नॉट अवेलेबल, द लॉ फर्म और द मर्चेंट बैंकर वुड इन टर्न मेंटेन दिस लिस्ट of person along with the pen or these अलग person regulation and are required under schedule C with whom they have shared the information which is unpublished price sensitive information। ठीक है जी, सिंपल ही है अपना, एक बार अपन ने क्वेश्चन के साथ कवर कर लिया। आगे देख सकते हैं अभी अपन रेगुलेशन 4। ठीक है, रेगुलेशन 4 अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेडिंग बात कर रहे हैं व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। ठीक है, आप ट्रेड भी नहीं कर सकते,
यूपीएसआई के साथ, ठीक है। वहाँ पे अपन ने पीछे बात करी कि ना किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो ना किसी से ले सकते हो यूपीएसआई। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर आपके पास खुद यूपीएसआई है तो फिर आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, ठीक है। रेगुलेशन 4 इसकी बात कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन 4 प्रिस्क्राइब दैट एन इनसाइडर शैल नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज which are listed or proposed to be listed on a stock exchange when in the possession of UPSI except in the following अपने situations, ठीक है। पहले तो मना कर दिया रेगुलेशन 4 में कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता सिक्योरिटीज़ में जो शेयर्स लिस्टेड है या फिर होने वाले हैं, एक्सेप्ट पूरी अब लिस्ट है ना, नेगेटिव लिस्ट इसको बोलते हैं कि इस अब रेगुलेशन में अपन को वो दी होगी कि कहाँ पे आप यूपीएसआई होते हुए भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग सिचुएशंस कौन सी स्टार्ट करते हैं। पहली है द ट्रांजैक्शन इज एन ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर्स, मतलब इनसाइडर ही इनसाइडर हो, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटर से यानी कि आपस में, ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। एक मार्केट ऑन मार्केट होती है जो कि सब कर सकते हैं। ऑन मार्केट यानी कि जो आप करते हो मैं करता हूँ वो सब, और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि पब्लिक नहीं कर सकती, वो पब्लिक के हित में नहीं होती, वो सिर्फ अपना आपसी वाले लोग ही कर सकते हैं जो कि ऑफ मार्केट के अलाउड होते हैं। वो अलग मैटर है, अपन अलग बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। आगे देखते हैं। देखो द ट्रांजैक्शन इज एन ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांजैक्शन ट्रांसफर बिटवीन टू इनसाइडर्स हु वर इन पोजेशन ऑफ द सेम यूपीएसआई, जिनके पास यूपीएसआई सेम है। दो दोस्त हैं, दोनों इनसाइडर हैं, ठीक है। दोस्त हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अब पीठ पीछे जो भी बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, पर दोस्त हैं मुंह पे, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है छोड़ो इसको, जाने दो। हाँ, तो अपना दो दोस्त हैं, इनसाइडर हैं, और जिनके पास सेम यूपीएसआई है, ये ध्यान रखना, सेम यूपीएसआई है, वो लोग आपस में सेल कर रहे हैं, तो दैट इज इन द एक्सेप्शन, और वो लोग अपना यूपीएसआई होते हुए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं आपस में। who were in the possession of the same UPSI without being in breach of Regulation 3 and both parties had made an consequence, ठीक है, कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म्ड ट्रेड डिसीजन उन लोगों ने लिए हैं। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है, बस पहले वाले पॉइंट में इतना ही बोला कि आपस में कर सकते हैं और सेम यूपीएसआई होनी चाहिए, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, इंटर से है और ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर है। ठीक है। प्रोवाइडेड, देखो क्या प्रोवाइडेड फर्दर दैट में क्या बोला है, देखो सच ऑफ मार्केट ट्रेड्स शैल बी रिपोर्टेड बाय द इनसाइडर टू द कंपनी विद इन 2 वर्किंग डे। अगर आप क्या बोलते हैं, ये जो इनसाइडर है ना, उन लोगों को अपनी ट्रेड के बारे में जो कि इन लोगों ने ऑफ मार्केट में करी है, वो 2 वर्किंग डेज में कंपनी को बतानी पड़ेगी। एवरी कंपनी शैल नोटिफाई द पर्टिकुलर ऑफ सच ट्रेड्स टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द सिक्योरिटीज आर बी लिस्टेड विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। इनसाइडर कंपनी को बताएंगे 2 वर्किंग डेज के अंदर, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर, फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ द डिस्क्लोजर और फ्रॉम बिकमिंग अवेयर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ट्रेडिंग डे मतलब अपना जो मंडे टू फ्राइडे आपकी ट्रेड होती है वो वाले, जिसमें आप हॉलीडे, अगर हॉलीडे आती है बीच में तो उसको काउंट नहीं करते। सेकेंड पॉइंट देखो, द ट्रांजैक्शन वॉज कैरिड आउट थ्रू द ब्लॉक डील। अब ये ब्लॉक डील अपना बड़ी डील समझो, ठीक है। ब्लॉक डील यानी कि बड़ी डील, बहुत बड़ी डील होती है कि कंपनी के मतलब लगभग आप सोचो कि 100 करोड़ के शेयर्स, मतलब ऐसी बड़ी जो डील करते हैं वो होती है ब्लॉक डील। विंडो मैकेनिज्म के थ्रू होती है बिटवीन पर्सन हु वर इन पोजेशन ऑफ द यूपीएसआई विदाउट बीइंग इन ब्रीच ऑफ द रेगुलेशन 3 एंड बोथ पार्टीज हैड मेड अ कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म ट्रेड डिसीजन। ठीक है। अब ब्लॉक एक चीज़ थोड़ी सी शॉर्ट में बताई हुई है, देख लेते हैं। देखो, ब्लॉक डील इज अ ट्रेड विद द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 5 लाख शेयर्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 करोड़ एग्जीक्यूट थ्रू अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑन द स्पेशल ब्लॉक डील विंडो। ठीक है, एक ब्लॉक डील विंडो होती है। अब वो जो मतलब मिनिमम है ना, कि मिनिमम वैल्यू आपके अपने 5 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, वो शेयर की कीमत कुछ भी हो सकती है, 5 लाख शेयर हैं, या फिर मिनिमम वैल्यू जो है पूरे मिला के वो है 5 करोड़। 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी ना, तो वो फिर ब्लॉक डील के थ्रू ही हो सकती है, और वो ब्लॉक डील विंडो सिस्टम में ही आती है। और अगर 5 लाख शेयर्स की आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो तो वो हो गया अपना ब्लॉक डील इज अ ट्रेड। ठीक है, तो वो अब यूपीएसआई के थ्रू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपना वो रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, द ट्रांजैक्शन इज इन क्वेश्चन
was carried out pursuant to a statutory or regulatory obligation to carry out the bona fide transaction. Bona fide यानी कि गुड इंटेंशन में, गलत नहीं है, स्टेचुटरी और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन को करने के लिए आप कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है. चौथा, द ट्रांजैक्शन, अब ये थोड़ा सा डाउट वाला है पर ठीक है, देख लेते हैं एक बार. द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन was undertaken pursuant to the exercise of stock exchange, stock option. ठीक है, ये अपना एम्प्लॉय वाली होगी, स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, अपन बात कर चुके हैं उसके ऊपर. द ट्रांजैक्शन इज इन क्वेश्चन was undertaken pursuant to the exercise of stock option in respect of which the exercise price was predetermined in compliance with the applicable regulation. ठीक है, अब ये यहाँ पे ये जो शेयर्स है ना वो दिए हैं एम्प्लॉय को. ठीक है, एम्प्लॉय को दिए हैं, तो फिर यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, अगर यूपीएसआई के थ्रू भी आप अगर कुछ अपना ट्रेड करते हो सिक्योरिटीज़ में यूपीएसआई होते हुए भी तो चलेगा. यहाँ पे कोई अपना वो नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्शन आपको परेशान नहीं करेगा, रेगुलेशन कोई परेशान नहीं करेगा. ठीक है, तो एम्प्लॉय को दिए हैं तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक ऑप्शन के थ्रू. पांचवा केस देखो, इन द केस ऑफ द नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स. ठीक है, नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स कौन होते हैं? इन द केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स, द इंडिविजुअल who were in possession of such unpublished price sensitive information were different from the individual taking trading decision. In case of non individual insiders, जो कि इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स. ठीक है, the individual who were in possession of UPSI were different from the individuals taking trading decision. ठीक है, जो व्यक्ति के पास UPSI है पर वो ट्रेड नहीं कर रहा, कोई और व्यक्ति है इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. अपना मेरे पास यूपीएसआई है पर मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, और कोई व्यक्ति दूसरा है जिसके पास यूपीएसआई नहीं है, वो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है, वो फिर मेरे लिए भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास यूपीएसआई है पर मैं बता नहीं रहा, वो ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, तो चलेगा, वो भी एक्सेप्शन में आ गया. ठीक है, हालांकि वो नहीं होता है, अपना किसी को बताना नहीं है तो वो ठीक है. अब फैमिली में तो कई बार क्या होता है कि स्पाउस वगैरह को या फिर बता देते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, पर सेक्शन तो यही कहता है कि नहीं बताना है. ठीक है, तो सच डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल्स वर नॉट इन पोजेशन ऑफ सच अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन व्हेन दे टुक द डिसीजन टू ट्रेड. When such decision making individuals were not in possession of such UPSI when they took the decision of trade. ठीक है, वो जो व्यक्ति है जो डिसीजन ले रहा है ट्रेडिंग के, उसके पास यूपीएसआई नहीं है, और ट्रेड करते वक्त वो उसके पास यूपीएसआई नहीं है, सिर्फ इतना बोला हुआ है. चौथा पॉइंट इसी में, जो कि नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर है, वो क्या बोल रहा है? अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट वर इन प्लेस टू इंश्योर दैट दीज रेगुलेशंस आर नॉट वायलेटेड and no UPSI was communicated by the individual possessing the information to the individual taking decision, trading decision. अब ये कोई भी आप उल्लंघन नहीं कर रहे हो, ये आप साबित कर देते हो. जिसके पास UPSI है वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहा है जो कि ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है, तो फिर वो अपना एक्सेप्शन में आ गया. देयर इज नो एविडेंस ऑफ सच अरेंजमेंट हैविंग बीन ब्रीच्ड. मतलब यहाँ पे कोई सबूत नहीं है कि अपने UPSI के थ्रू ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाले व्यक्ति ने कुछ UPSI के थ्रू ट्रेड किया है, तो दैट इज अपना कोई एविडेंस ही नहीं है कि आपने कुछ उल्लंघन किया है, तो फिर वो अपना नहीं आता उसमें, रिस्ट्रिक्शन में, एक्सेप्शन में आएगा. अगला पॉइंट देखो, द ट्रेड्स वर परजुएंट टू अ ट्रेडिंग प्लान. ठीक है, अब ट्रेडिंग प्लान वाला अगला ही आने वाला है. अगर ट्रेडिंग प्लान के थ्रू हो रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. देखो, द ट्रेड वर परजुएंट टू अ ट्रेडिंग प्लान सेटअप इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 5. इन द केस ऑफ द कनेक्टेड पर्सन, द ओनर्स ऑफ द एस्टैब्लिशिंग, ओनर्स यानी कि साबित करने की ड्यूटी, owners of the establishing that they were not in possession of UPSI shall be on such connected person, and in other case the owners would be on the board. ठीक है, यहाँ पे ये बोला कि जो ओनर्स रहेगा ना, साबित करने की जिम्मेदारी वो रहेगी कनेक्टेड पर्सन पे कि मेरे पास UPSI नहीं है और UPSI के थ्रू मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है. ठीक है, और अगर कोई और केस है तो फिर बोर्ड को साबित करना पड़ेगा कि आप क्यों कह रहे हो कि ये व्यक्ति ने यूपीएसआई के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शन करी है. द बोर्ड में स्पेसिफाई सच स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इट मे डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन. ठीक है, वो बोर्ड जैसे जैसे बताएगी वो उस हिसाब से फॉलो करते जाएंगे. अब यहाँ पे एक्सेप्शंस देखे अपन ने कि अपना इंटर से है, दो दोस्त आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं जिनके पास सेम यूपीएसआई है तो चलेगा,
और 2 वर्किंग डेज में आपको कंपनी को बताना है, कंपनी 2 वर्किंग डेज में स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी, 2 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी। ब्लॉक डील के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो चलेगा, एक्सेप्शन है। और ट्रांजेक्शन हो रही है स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन के लिए तो चलेगा, बॉनिफाइड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। चौथा देखा था स्टॉक ऑप्शन के थ्रू आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो यूपीएसआई हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के केस में देखा, जो कि इंसाइडर नहीं है पर कनेक्टेड या फिर नॉन इंडिविजुअल है। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स का एक बार बेसिक मतलब नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा, आपको अगर समझ में आया तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हो। बाकी उसके अंदर दिए तो एक्सेप्शंस ही है कि जिस व्यक्ति के पास यूपीएसआई है पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति अलग है तो चलेगा। फिर दूसरा वाला था कि पोजेशन है नॉट इन पोजीशन ऑफ सच यूपीएसआई, ठीक है, जो डिसीजन लेने वाला है उसके पास कोई पोजीशन नहीं है यूपीएसआई का। फिर दूसरा देखा था कि वो लोग कुछ वायलेशन नहीं कर रहे हैं और यूपीएसआई जो जिसके पास है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है उस व्यक्ति को जिसके जो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है। और चौथा वाला था कि कोई भी एविडेंस नहीं है उन लोगों के खिलाफ कि उन लोगों ने कुछ उल्लंघन किया है। और देखा कि अपन ने अगर ट्रेडिंग प्लान के थ्रू कुछ हो रही है आपकी ट्रेड तो चलेगा, उसमें एक्सेप्शन में रखा हुआ है। फिर अपन ने लास्ट पॉइंट देखा था कि जो ओनर्स रहेगा वो कनेक्टेड पर्सन के ऊपर रहेगा और इन अदर केसेस ओनर्स रहेगा तो वो बोर्ड के ऊपर रहेगा कि बोर्ड साबित करेगा कि इसके पास यूपीएसआई, आप क्यों बोल रहे हो कि ऐसा इसने यूपीएसआई के थ्रू ट्रेड किया है। और लास्ट में देखा कि बोर्ड को कुछ भी अगर लगता है स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए टाइम टू टाइम या वो फिर वो स्पेसिफाई कर सकता है। बस इतनी जनरल बात करी हुई है। रेगुलेशन 5 भी एक बार फटाफट से देख के खत्म कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ट्रेडिंग प्लान की बेसिकली बात कर रहे हैं। अब बेसिकली तो ये इलॉजिकल है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एकदम पहले से ही 1 साल पहले ही बता दे रहे हो कि हाँ भैया इस दिन पे मैं इतने समय पे ये ट्रांजेक्शन करूंगा, इतने रुपए की करूंगा और इतने ही रुपए में होगी, वो तो हो ही नहीं सकता। पर देखो क्या बोला हुआ है इसके अंदर। रेगुलेशन 5 states that an insiders would be required to submit trading plan in advance to the compliance officer for his approval. However, pre-clearance of trade shall not be required for the trade executed as per an approved trading plan. ठीक है, pre-clearance of trades shall not be required. आपको pre-clearance नहीं देना trades के related, shall not be required for the trade executed as per an approved क्या बोलते हैं trading plan. Further, trading window norms are and restrictions on contra trade shall not be applicable. contra trade मतलब वही उल्लंघन नहीं करना है आपने। shall not be applicable मतलब उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर इसके थ्रू करते हो, ट्रेडिंग विंडो के थ्रू, अपना ट्रेडिंग प्लान के थ्रू करते हो तो कोई आपको उल्लंघन नहीं आएगा आपके बीच में। फॉर ट्रेड्स कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान, द ट्रेडिंग प्लान shall comply with regulations requirements as follow. It shall be submitted for a minimum period of 12 months. 12 महीने पहले देनी है, साल भर पहले मैंने कहा। No overlapping on plan with the existing plan submitted by insider. No overlapping of plan यानी कि आप प्लान के मुताबिक ही आपको सारे काम करने हैं, जो आपने प्लान में बता दिया होगा आपको वही करना है। It shall set out either the value of trades to be effected or the number of securities to be traded. मतलब आप ये बता रहे हो कि कितनी वैल्यू पे मैं ट्रेड करूंगा, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लूंगा, द नेचर ऑफ द ट्रेड, द इंटरवल्स, कितने समय के अंदर लूंगा, कितने नेचर के हिसाब से, मतलब कि कौन सी सिक्योरिटीज में लूंगा, कहाँ लूंगा, कितने कहाँ पैसा लगाऊंगा, तो वो इंटरवल कितने गैप में लूंगा, टाइम गैप में लूंगा, कितनी ट्रेड में बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, कब लूंगा, कब बेचूंगा, ये सब आपने बताना है। डेट्स ऑन विच सच ट्रेड शैल बी अफेक्टेड, ये भी बता दे रहे हो कि कब मैं उस ट्रेड को लूंगा या कितने समय पे लूंगा और उस दिन पे भी कब बेचूंगा। अब ये सब बताना तो भैया मेरे को तो पता नहीं कौन किस हिसाब से आप ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। देखते हैं। ट्रेडिंग कैन ओनली कमेंस ओनली आफ्टर 6 months फ्रॉम पब्लिक डिसीजन डिस्क्लोजर ऑफ प्लान। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग डिसीजंस का पब्लिक डिस्क्लोजर कर दोगे ना, तब ट्रेडिंग प्लान ओनली कमेंस ओनली आफ्टर 6 months फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपने पब्लिक को बता दिया, उसके 6 महीने के बाद ही ट्रेडिंग हो सकती है। नो ट्रेडिंग बिटवीन 20 days प्रायर टू क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पीरियड इन 2 ट्रेडिंग डेज आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, ये बोला कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते 20 दिन के पहले, फाइनेंशियल पीरियड खत्म होने के 20 दिन पहले। देखो, नो ट्रेडिंग बिटवीन 20 days प्रायर टू क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड खत्म होने के 20 दिन पहले कोई ट्रेड नहीं हो सकती। सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, जब वो रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे उसके 2 दिन बाद, 2 ट्रेडिंग डेज आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब ट्रेडिंग रिजल्ट आ गए उसके 2 दिन बाद भी नहीं, 2 दिन तक नहीं कर सकते। ठीक है, 20 दिन पहले, कौन से थे 20 दिन ना, हाँ 20 दिन पहले, फाइनेंशियल पीरियड खत्म होने के 20 दिन पहले और फाइनेंशियल रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद आप
2 दिन के बाद ट्रांजेक्शन कर सकते, 2 days आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ, ठीक है, मतलब हाँ 2 दिन तक नहीं कर सकते, सिर्फ इतना बोला है। फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद 2 दिन तक आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, सिंपल, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कंप्लायंस ऑफिसर को अप्रूव करना पड़ेगा प्लान को। द ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड शैल बी इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब हो गया कि आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, उसका आपको पालन करना ही पड़ेगा। एंड द इंसाइडर शैल मैंडेटरीली हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। इंसाइडर को फिर वो प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा विदाउट बीइंग इंटाइटल्ड टू ईदर divert from it or to execute any trade in the security outside the scope of the trading plan, ठीक है, except in few cases like insider in a possession of a price sensitive information at the time of formulation of the plan and such information has not been generally available at the time of the commencement of the implementation, ठीक है। कुछ exceptionals दिए हुए हैं कि वहाँ पे आप अगर करोगे ना ट्रेड तो चलेगा, अगर except in few cases like where insider is in possession of a price sensitive information एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। प्लान जब फॉर्मुलेट हो रहा था, प्लान आप जब बना रहे थे तब आपके पास यूपीएसआई थी, एंड सच इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बिकम जनरली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तब आपके ऊपर कोई वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। देखो क्या बोला, एंड सच इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बिकम जनरली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपका अपने मतलब ट्रेडिंग प्लान का आपको मतलब ट्रेडिंग प्लान के अनुसार वहाँ नहीं चलोगे तो चलेगा। सिर्फ इतना बोला हुआ है कि अगर पहले ही जब आप बना रहे थे तब आपके पास थी ट्रेडिंग प्लान और जब यूज़ कर रहे थे तब नहीं थी तो फिर चलेगा। ट्रेडिंग प्लान के आप विरोध में भी करोगे तो चलेगा, ऐसा बोला हुआ है। सिंपल तो इतना ही समझ में आ रहा है। अगर कुछ इसके अलावा का हो तो आप मेरे को एक बार बताना, नहीं तो फिर अपन इसके हिसाब से ही जाने देंगे और अभी इसके ऊपर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। Upon approval of the trading plan, the compliance officer shall notify the plan to the stock exchange on the which the securities are listed. Compliance officer फिर वो notify करेगा जहाँ पे जिस exchange में securities listed होंगे, मतलब stock exchange को बता देगा, सिंपल, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं एक बार रेगुलेशन 7 क्या बात कर रही है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय सर्टेन पर्सन हो रहा है यहाँ पे। ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। रेगुलेशन 7, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय सर्टेन पर्सन, मतलब उसका जो इंटरेस्ट रहेगा, किसी भी व्यक्ति का अगर कंपनी में इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब क्या डिस्क्लोज करना है, क्या रेगुलेशन कह रही है, वो एक बार बात कर लेते हैं। रेगुलेशन है 7, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रेगुलेशन अलग। अगेन इनिशियल डिस्क्लोजर फर्स्ट बार होगा तब आपने क्या बोलते हैं, इनिशियल डिस्क्लोजर देना है पहली बारी के लिए। एवरी पर्सन on appointment of a KMP or a director of the company or upon becoming a promoter or member of the promoter group shall disclose his holding of the securities of the company as on the date of the appointment or becoming a promoter to the company within 7 days of such appointment or becoming a promoter, ठीक है। तो इनिशियल डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। कोई भी KMP डायरेक्टर, कोई व्यक्ति अपना प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप में बनता है तो उसकी होल्डिंग डिस्क्लोज करनी है कि कितनी उसके पास होल्डिंग है कंपनी की, और विद इन 7 दिन के अंदर करना है टू द कंपनी विद इन 7 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ बीइंग प्रमोटर, बिकमिंग प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर को देना है यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनिशियल डिस्क्लोजर देना है ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एवरी पर्सन एज अपॉइंटेड ऑन, ठीक है, और बिकमिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो KMP और देखो क्या बोला हुआ है, एवरी पर्सन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ KMP और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अपॉन बिकमिंग अ प्रमोटर और अ मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप शैल डिस्क्लोज, उन लोगों को अपनी होल्डिंग बतानी है कंपनी को 7 दिन के अंदर, जब भी उन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा प्रमोटर के तौर पे, KMP और डायरेक्टर को, ठीक है। तो ये अपना एक बार ही होगी, तो अपना ये आपने इनिशियल डिस्क्लोजर देना है। फिर आ रही है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, मतलब ये बार बार होगा, ठीक है। तो हैव एवरी प्रमोटर, मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन और डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सच सिक्योरिटीज acquired or disposed of within 2 trading days of such transaction if the value of the securities traded, whether in one transaction or a series of transaction over any calendar quarter, aggregates a trade to a traded value in excess of 10 lakh rupees or such other value as may be specified, ठीक है। इसमें इतना बोला है कि अगर कोई प्रमोटर और मेंबर, प्रमोटर ग्रुप का मेंबर, डेजिग्नेटेड पर्सन या फिर डायरेक्टर
को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को अगर वो सिक्योरिटीज़ जो उसके पास थी, या फिर मतलब या तो वो सिक्योरिटी ले रहा है या तो वो सिक्योरिटी बेच रहा है, ठीक है। 2 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। अगर वो जो ट्रेडेड वैल्यू जो उसने बेचा या फिर खरीदा ना, वो 10 लाख के ऊपर है, ठीक है, 10 लाख के ऊपर है अपना किसी भी कैलेंडर क्वार्टर के अंदर, एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, कैलेंडर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, उसमें अगर किसी प्रमोटर ग्रुप के व्यक्ति ने, डेजिग्नेटेड पर्सन ने या फिर डायरेक्टर ने 10 लाख के ऊपर कुछ ट्रेड किया होगा, या तो सिक्योरिटी एक्वायर करी होंगी, या तो खरीदी होंगी, या तो बेची होंगी, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को 2 दिन के अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर, ठीक है। बार बार होगा ये, तो अब आप ले रहे हो बेच रहे हो तो ये आपको बार बार कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर है। एवरी कंपनी शैल नोटिफाई द पर्टिकुलर ऑफ सच ट्रेडिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द सिक्योरिटीज आर टू बी लिस्टेड विद इन 2 वर्किंग ट्रेडिंग डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द डिस्क्लोजर और फॉर्म बिकमिंग अवेयर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। जब से उन लोगों को पता चलेगा या फिर जब भी उन लोगों को डिस्क्लोज होगा, तो 2 दिन के अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। कौन बताएगा? कंपनी अब बता रही है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन। अब यहाँ पे क्या बात करना है वो देख लेते हैं। एनी कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज मे एट इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी अदर कनेक्टेड पर्सन और क्लास ऑफ कनेक्टेड पर्सन टू मेक डिस्क्लोजर of holding or and trading in securities of the company in such form and at such frequency as may be determined by the company in order to monitor compliance with this regulation। ठीक है, अगर कोई कनेक्टेड पर्सन कुछ भी ट्रेड वगैरह कर रहा है और वो लिमिट जो भी कंपनी ने सेट करी होगी उसके ऊपर नीचे हो रही है, तो वहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को कि क्या बोलते हैं, तुम्हारी कितनी होल्डिंग है, क्या, कहाँ पे तुमने बेचा, कहाँ पे खरीदा, तो वो आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो मॉनिटर कंप्लायंसेस विद दिस रेगुलेशन, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है जी, देखते हैं नोट में क्या बोला हुआ है। दिस इज एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर लिस्टेड कंपनी टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज टू whom it has to provide UPSI. These provisions confers discretion on any company to seek such information. For example, a listed company may ask that management consultant who would advise it on corporate strategy and would need to review UPSI should make disclosure of his trades to the company. अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है और उसके पास काफ़ी सारी UPSI है। अब कंपनी उसको कह सकती है कि तू डिस्क्लोज कर, अगर कंपनी को ऐसा लगता है तो वो कह सकती है उसको कि तू डिस्क्लोज करके तू कितनी ट्रेड कर रहा है मेरी कंपनी में और कहाँ क्या यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो फिर पता चला जा सकता है कि हाँ भैया इसने कैसे इतना जिस दिन से इसको UPSI मिली है और उस दिन से इसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, या फिर इसकी होल्डिंग कम हो रही है क्योंकि कंपनी के कुछ लॉस आ रहे हैं, या फिर जो भी कुछ UPSI में लिखा हो या बोला हो, UPSI जो भी उसके पास हो, तो वो कह सकती है अदर कनेक्टेड पर्सन को कि तेरे को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कंपनी के पास पूरा अधिकार है, और अगर कुछ भी हेरा फेरी लगती है तो फिर कंपनी उसका कंप्लेन कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। ये शॉर्ट में ही बताया हुआ है कि प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप को इनिशियल डिस्क्लोज करना है 7 दिन के अंदर। यहाँ कितना था, 7 दिन ही था ना, हाँ, जब भी उन लोगों को अपॉइंटमेंट हुआ होगा। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर करना है उनको अपना 2 ट्रेडिंग डेज था, यहाँ पे कहाँ था, हाँ, अगर 10 लाख के ऊपर हो रहा है तो 2 ट्रेडिंग डेज के उसके अंदर उन लोगों को कॉन्टिन्यूस वो बताना पड़ेगा। डायरेक्टर है तो इनिशियल डिस्क्लोजर 7 दिन के अंदर, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर उसको वही अपना 2 दिन और 2 दिन में फिर कंपनी बताएगी। KMP है तो इनिशियल डिस्क्लोजर 7 दिन में, वही अपना अपॉइंटमेंट से। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर अपना वही जैसे अपन ने पिछले बात करी। फिर डेजिग्नेटेड पर्सन को सिर्फ कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर देना है। डेजिग्नेटेड पर्सन अपना वही हो गया जिसको डेजिग्नेट किया होगा कुछ अथॉरिटी, तो उसको सिर्फ कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर देना है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ जितनी भी उसने करी हो विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 ट्रेडिंग डेज है, ठीक है, और 10 लाख के ऊपर होगी उनकी जो भी एक्सेस ट्रेडिंग वैल्यू, तो आपको कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा। अदर कनेक्टेड पर्सन की भी अपन ने बात कर ली कि अदर कनेक्टेड पर्सन को भी अगर वो उनसे मांग सकती है कंपनी, और उनको बताना पड़ेगा। और कंपनी टू नोटिफाई द एक्सचेंज, ठीक है, ये सारी कंपनी को 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर एक्सचेंज को बतानी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है। सिंपल इतना ही है। अब आगे देखते हैं
रेगुलेशन 8, अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आप अगर बोलते हो तो एक बार डिस्कस तो कर ही लेंगे अपन, खरीद अपना कुछ भी छोड़ना तो है नहीं अपन ने। ठीक है, देख लेते हैं कितने। ठीक है, हाँ, तो बात कर रहे हैं अपन रेगुलेशन 8 की, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कि आपको सही तरीके से सब कुछ डिस्क्लोज करना है। देखो, कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीजर्स वगैरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरी तरीके से फुलफिल करना है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज बताएगा वो फॉर्मुलेट और पब्लिश आपको करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी आप कोड ऑफ प्रैक्टिस या फिर प्रोसीजर्स यूज कर रहे हो, फेयर डिस्क्लोजर देना है यूपीएसआई का, विदाउट डाइल्यूटिंग, यानी कि कुछ भी उसके अंदर हेरा फेरी नहीं करनी है। द प्रोविजन ऑफ द दीज रेगुलेशन इज एनी मैनर, फेयर डिस्क्लोजर देना है यूपीएसआई का स्टॉक एक्सचेंज को। और स्केड्यूल ए में बात करी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर शैल बी एज फॉलो। प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, प्रॉम्प्ट यानी कि क्या बोलते हैं, इमीडिएटली आपको पब्लिक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑफ यूपीएसआई दैट वुड इम्पैक्ट प्राइस डिस्कवरी नो सूनर देन क्रेडिबल एंड कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन कम इन टू बींग इन ऑर्डर टू मेक सच इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर फेयर डिस्क्लोजर शैल बी एज फॉलो। फेयर डिस्क्लोजर, क्योंकि अगर वो यूपीएसआई का अगर कुछ ऐसा है कि कंपनी के उसमें जा रही है, उसमें खराब में जा रही है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कंपनी की हालत ऐसी है, या जो भी डिस्क्लोजर आपको करने पड़ेंगे कंपनी के रिलेटेड, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर होल्डर्स के साथ भी उनको शेयर करनी पड़ेगी, मतलब कंपनी को शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, इमीडिएटली आपको देनी है ये क्रेडिबल और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन comes into being in order to make such information generally available. Prompt public disclosure of UPSI that would impact price discovery no sooner than credible and concrete information. ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिजामिनेशन ऑफ यूपीएसआई टू अवॉइड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। डेजिग्नेशन ऑफ अ सीनियर ऑफिसर एज अ चीफ इन्वेस्टर्स रिलेशन ऑफिसर टू डील विद द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज यूपीएसआई। ठीक है, आप एक अपना उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ अ सीनियर ऑफिसर एज अ चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर टू डील विद द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई। अप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज, जो भी अगर कुछ आपके ऊपर क्वेरी आती हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स में या फिर रिक्वेस्ट या वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको देनी पड़ेगी फेयर रिस्पॉन्स। एनालिस्ट और रिसर्च पर्सोनल को is not UPSI. Ensuring the information shared with analyst or research personnel is not UPSI. Developing best practice to make transcript or records or proceedings, meeting with analyst or these तो official website पे आपको disclose करना है on the official website to ensure official confirmation and documentation of disclosure made. Handling of all UPSI on a need to know basis. ठीक है, अगर उनको ज़रूरत है तो ही बताओ, ऐसे ही खुले में नहीं बता देना सबको कि हाँ ये अपना क्या बोलते, ये हमारी यूपीएसआई है, हमारी यूपीएसआई है। किसी को भी अगर बता रहे हो, वो अगर इनसाइडर भी है तो भी उसको नीड टू नो बेसिस पे ही बतानी है। अगर जानकारी ज़रूरत है, मतलब उसके काम के रिलेटेड है वो चीज़, तो ही बताओ, फालतू में किसी को भी नहीं बताओ। ठीक है, जितना कहते हैं ना कि जितना लिमिटेड लोगों को पता होगा, जैसे ये वो है कोका कोला की जो बोलते हैं कि फॉर्मूला है उसको बनाने का, वो सिर्फ 2 या मैक्सिमम तो शायद 2 ही लोगों को पता है। तो वही चीज़ है कि जितनी कम से कम चीज़ लोगों को पता होगी उतनी वो चीज़ ज़्यादा चलेगी, या फिर उतनी सुरक्षित, या वो भी जैसा भी रहेगा सुरक्षित ही रहेगी। क्वेश्चन दिया हुआ एक, वेदर सी चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर है विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद कंप्लायंस ऑफिसर फॉर नॉट डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई। देखो अब इसका आंसर में क्या बोला हुआ है, रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन सी क्लियरली प्रोवाइड दैट functions and responsibilities of the compliance officer, specific responsibilities to deal with dissemination of information and disclosure of UPSI are given to CIRO. Under clause 30 of the schedule A, it is company's discretion to designate 2 separate person as CIRO and 2 separate person as CIRO and compliance officer respectively for fulfilling specified responsibilities in the case where CIRO and compliance officer have been designated for overlapping functions. दे शैल बी जॉइंटली एंड सेवियरली रिस्पॉन्सिबल। दोनों अपॉइंट हो सकते हैं पर सेपरेट पर्सन के तौर पे। सीआईआरओ का काम सीआईआरओ करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर का काम कंप्लायंस ऑफिसर करेगा। जॉइंटली भी अगर उनको कुछ करना है तो वो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। ठीक है जी, तो ये सिर्फ इतना ही था। अभी देखेंगे अपन रेगुलेशन 9
जो कि बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट की। तो अब इसमें एक ट्रेडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब वो ट्रेडिंग विंडो के ऊपर एक अलग से शॉर्ट नोट भी बन सकती है। तो दोनों को एक बार अच्छे से समझेंगे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। बेसिक मतलब तो इतना ही है कि कोड ऑफ कंडक्ट जिससे कंपनी के क्या बोलते हैं इंटरनल्स काम करते हैं, ताकि कंपनी एक अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए और कोई ऐसा लोचा लपाटा नहीं है। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बेसिक मतलब तो इतना ही होता है। देखते हैं, इसमें कुछ स्केड्यूल्स का भी रेफरेंस दिया हुआ है, देख लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशन नंबर 9। The board of director of every listed company and the board of director of or heads of the organization of every intermediary shall ensure that the chief executive officer or managing director shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and report trading by its designated person and immediate relatives of a designated person towards achieving compliances with this regulation, adopting the minimum standard set out in the Schedule B in case of a listed company and Schedule C in case of an intermediary. ठीक है, to these regulations without diluting the provision to these regulations in any manner. अब मैं इसको explain नहीं करने वाला. The board of directors or heads of the organization of every other person who is required to handle UPSI in the course of business, ठीक है, जो व्यक्ति को UPSI रखा ही गया है कि वो उसके लिए ही बना है। देखो, the board of director or heads or of the organization of every other person who is required to handle UPSI in the course of business operation who is required to handle UPSI in course of business operation shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and reporting trading by their designated person and immediate relative of a designated person towards achieving compliances with these regulations, adopting the minimum standards set out in Schedule C to these regulations without diluting the provision of these regulations in any manner. ठीक है, कंप्लायंसेस का फॉलो करना है। और कोड ऑफ कंडक्ट में सिंपल इतनी बातें बोली होती हैं कि उसको रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके, रिपोर्ट कर सके और कुछ भी गलत नहीं हो, कंप्लायंसेस रेगुलेशन के सारे फॉलो हो और कुछ भी प्रोविजन को डाइल्यूट ना कर सके, मतलब उसको क्या बोलते छेड़छाड़ नहीं कर सके उसके अंदर। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो भी बोले होंगे उस सबका पालन हो, बस इतनी बात है। नोट में देखो क्या बोला हुआ है, प्रोफेशनल फर्म्स सच एज ऑडिटर, अकाउंटेंसी फर्म, लॉ फर्म, analysts, insolvency, professional entities, consultants, banks, etc. assisting or advising listed companies shall be collectively referred to as fiduciary for the purpose of these regulations. ठीक है जी। Every listed company, intermediary and other persons formulating a code of conduct shall identify the designated compliance officer to administer the code of conduct and other requirement under these regulation. ठीक है, उनको रखना ही पड़ेगा designated compliance officer, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए। Some important contents of the code set out in a Schedule B in case of listed company, और Schedule C भी दिया था क्या? हाँ सर, Schedule C भी दिया है वो इंटरमीडियरी के लिए। ठीक है, देख लेते हैं Schedule B क्या बोल रहा है। Important content of these code set out in Schedule B किसके लिए थे? Listed company के लिए। The compliance officer shall report to the board of director and shall provide report to the chairman of the audit committee. ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट शेयर करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एंड शेल प्रोवाइड रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी इफ एनी और द चेयरमैन और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट सच फ्रीक्वेंसी एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट नॉट लेस देन वंस इन अ ईयर। साल में एक बार तो कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोड ऑफ कंडक्ट की और ये सारी चीज़ों की। सारी चीज़ें मतलब अच्छे से फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही है वो सब। ऑल इन्फॉर्मेशन शेल बी हैंडल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ नीड टू नो बेसिस। ठीक है, जो भी है आपका जो भी शेयर वगैरह हो रही है चीज़ें वो नीड टू नो बेसिस पे हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी पता है। डेजिग्नेटेड person and immediate relatives or designated person in the organization shall be governed by an internal code of conduct governing dealing in securities. अगला point, designated person may execute trades subject to compliances with this regulation. The trading window shall be closed when the compliance officer determines that a designated person or class of designated person can reasonably be expected to have profession of UPSI. अब देखो इसका पॉइंट का ये, अब देखो डेफिनेशन है ट्रेडिंग विंडो की। ट्रेडिंग विंडो वो है एक तरीके से वो समय जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। देखो, द ट्रेडिंग विंडो शैल बी क्लोज्ड व्हेन द कंप्लायंस ऑफिसर डिटरमाइंस दैट a designated person or a class of designated person can reasonably be accepted to have possession of UPSI. जिस व्यक्ति के पास UPSI है तो कंप्लायंस ऑफिसर
चाहे तो ट्रेडिंग विंडो उन लोगों के लिए क्लोज कर सकता है कि तुम्हारे लिए अभी क्लोज है, यूपीएसआई है, तो तुम्हारे पास अगर यूपीएसआई है तो तुम ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल इतना ही बोला हुआ। देखो, द ट्रेडिंग विंडो शैल बी क्लोज्ड व्हेन द कंप्लायंस ऑफिसर डिटरमाइंस दैट अ डेजिग्नेटेड पर्सन और क्लास ऑफ अ डेजिग्नेटेड पर्सन कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव पोजेशन ऑफ अ यूपीएसआई। तो कंप्लायंस ऑफिसर चाहे तो ट्रेडिंग विंडो उन लोगों के लिए मना कर सकता है। सिंपल इतना भाषा में बोला हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है। Designated person and their immediate relatives shall not trade in securities within the trading time is closed. जब भी ट्रेडिंग टाइम क्लोज होगा तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं, कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। Trading restrictions period can be made applicable from the end of the every quarter till 48 hours after the declaration of the financial results. ठीक है जी, मतलब यहाँ पे देखो दो दिन की बात कर दी यहाँ पे कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड जो भी रहेगा कैन बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर till 48 hours after the declaration of financial results. हर क्वार्टर में जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे उसके आने के 48 घंटे बाद का जो टाइम फ्रेम रहता है उसका रिस्ट्रिक्शन पीरियड है। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट आने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन के बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो, 48 आवर्स के बाद ही ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द टाइमिंग फॉर रीओपनिंग ऑफ द ट्रेडिंग विंडो शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस। ट्रेडिंग विंडो शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस द टाइम फॉर रीओपनिंग। ठीक है, ट्रेडिंग विंडो का जो रीओपनिंग टाइम रहेगा ना, वो कंप्लायंस ऑफिसर भी डिसाइड कर सकता है कि हाँ इसके लिए इतना अनिवार्य है। व्हेन द ट्रेडिंग विंडो इज ओपन, ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू प्री क्लियरेंस बाय द कंप्लायंस ऑफिसर। प्री क्लियरेंस आपको कंप्लायंस ऑफिसर से लेना पड़ेगा जब भी ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी और उसमें आपको अगर ट्रेड लेना होगा तो। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रपोज ट्रेड इज अबव सच थ्रेशोल्ड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे स्टेपुलेट। वो थ्रेशोल्ड के लिमिट के ऊपर की ट्रेड है अगर आपकी, तो आपको कंप्लायंस ऑफिसर से वो करना पड़ेगा, प्री क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा कि मैं ट्रेड ले सकता हूँ, अपना ओपन तो है, ट्रेडिंग विंडो ओपन तो है, पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, तब जब आपकी जो वैल्यू होगी वो प्रपोज थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर होगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टिपुलेट यानी कि सेट करी होगी वो। अगला लास्ट पॉइंट, प्रायर टू अप्रूविंग एनी ट्रेड द कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी एंटाइटल्ड टू सीक डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द एप्लीकेंट फॉर प्री क्लियरेंस इज नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी यूपीएसआई। ठीक है, उनको ये भी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, प्री क्लियरेंस, कि हमारे पास कोई भी अब यूपीएसआई नहीं है और अब हम ऐसे वो है, हमारे हाथ साफ है। प्रायर टू अप्रूविंग एनी ट्रेड द कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी एंटाइटल्ड टू सीक। अब ये कंप्लायंस ऑफिसर की सारी ड्यूटी है कि उनको देखना पड़ेगा। अब सामने वाला तो ले लेगा, सामने वाला तो बताएगा नहीं ना कि हाँ भैया मेरे पास है या नहीं है। कंप्लायंस ऑफिसर को पूछना पड़ेगा कि आपके पास अपना कोई यूपीएसआई तो नहीं है ना। कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी एंटाइटल्ड टू सीक डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द एप्लीकेंट फॉर प्री क्लियरेंस इज नॉट इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। ठीक है जी, ये अपन ने देखा यूपीएसआई और सारी चीज़ें शेड्यूल बी में जो बोला हुआ था जो कि है लिस्टेड कंपनी के लिए। अब अपन देख रहे हैं शेड्यूल सी के लिए जो कि है इंटरमीडिएट के लिए। बहुत बढ़िया, मोस्टली चीज़ें सेम ही है। पहले एक पॉइंट सेम है, दूसरा वाला भी सेम है, डेजिग्नेटेड पर्सन, ये सारी चीज़ें हैं, डेजिग्नेटेड। ठीक है, पहले 4 पॉइंट तो सेम ही है। अगला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ जो कि अलग है, तो क्या बोल रहा है देखो, इंटरमीडिएट के लिए द कंप्लायंस ऑफिसर शैल कॉन्फिडेंशियली मेंटेन अ लिस्ट। द कंप्लायंस ऑफिसर शैल confidentially maintain a list of such security as the restricted list which shall be used as the base of approving for or rejecting application for pre-clearance of trade। pre-clearance के लिए अगर कुछ क्या बोलते कॉन्फिडेंशियली कंप्लायंस ऑफिसर को मेंटेन करवानी है चीज़ें जो कि लिस्ट है कि ये आप इस सिक्योरिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। देखो क्या बोला हुआ है, द कंप्लायंस ऑफिसर शैल कॉन्फिडेंशियली मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सच सिक्योरिटीज एज अ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट विच शैल बी यूज्ड एज द बेस ऑफ अप्रूविंग और रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड। जिसके अनुसार ये कहा जाएगा कि आप ट्रेडिंग में पार्ट ले सकते हो या नहीं ले सकते। सिंपल, द कंप्लायंस ऑफिसर शैल कॉन्फिडेंशियली मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सच, कॉन्फिडेंशियली मतलब सिर्फ उसी तक रहेगी वो लिस्ट। कंप्लायंस ऑफिसर शैल कॉन्फिडेंशियली मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सच सिक्योरिटीज एज अ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, कि इस सिक्योरिटी में ये व्यक्ति ट्रेड नहीं ले सकता। विच शैल बी यूज्ड एज द बेस फॉर अप्रूविंग या फिर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर प्री क्लियरेंस के लिए जो ये लोग आ रहे हैं ना ट्रेड लेने के लिए, तो उसमें वो लोग अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर रिजेक्शन लिस्ट के अनुसार, कंप्लायंस ऑफिसर की जो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर रखा होगा वो।
अगला पॉइंट देखो, स्टार मार्क कर लो इसको। द कोड ऑफ कंडक्ट शैल स्पेसिफाई एनी रीजनेबल टाइम फ्रेम विच इज एन इवेंट शैल नॉट बी मोर देन 7 trading days within which trades that have been pre-cleared have to be executed by the designated person following with fresh pre-clearance would be needed for the trade to be executed। ठीक है जी, देखो क्या बोल रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना आपका, शेल स्पेसिफाई एनी रीजनेबल टाइम फ्रेम, कोई भी स्पेसिफाई पीरियड के लिए हो सकता है, विच इज इन इवेंट शेल नॉट बी मोर देन 7 वर्किंग डेज से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, विद इन विच ट्रेड्स दैट हैव बीन प्री क्लियर्ड हैव टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन, जो कि प्री क्लियर्ड ऑलरेडी रहेंगी। हैव बीन प्री क्लियर्ड मतलब प्री क्लियरेंस आपको उससे लेना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर से लेना पड़ेगा। प्री क्लियर ऑलरेडी नहीं रहेंगी, प्री क्लियरेंस आपको कंप्लायंस ऑफिसर से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही डेजिग्नेटेड पर्सन वो कर सकता है, ट्रेड ले सकता है। देखो क्या बोला हुआ है, वापस से पढ़ता हूँ। द कोड ऑफ कंडक्ट शैल स्पेसिफाई एनी रीजनेबल टाइम फ्रेम which is an event which in any event shall not be more than 7 trading days within which trades that have been pre-cleared have to be executed by the designated person following which fresh pre-clearance would be needed for the trade to be executed। ठीक है, अगर आपने ले भी रखा है ना तो आपको वापस से प्री क्लियरेंस लेना पड़ेगा जब भी आप ट्रेड ले रहे होगे तो। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब 7 दिन के लिए हो सकता है कि आप 7 दिन तक के लिए वो कर सकते हो, मना कर सकते हो किसी भी लिस्टेड कंपनी को कि आपके उसमें शेयर में ट्रेडिंग वगैरह नहीं होगी, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। ठीक है, और अगर फिर जब ट्रेड वगैरह लेंगे डेजिग्नेटेड पर्सन तो वो लोगों के लिए प्री क्लियरेंस तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग उनके लिए ही बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना डेजिग्नेटेड पर्सन के लिए जिनके पास यूपीएसआई है, तो वो लोग उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना करें ना, इसीलिए उनको रोक लगाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द कोड ऑफ कंडक्ट शैल स्पेसिफाई दैट इट इन केस इट इज ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ दिस रेगुलेशन सच इंटरमीडियरी और फिड्यूशरी शैल इन्फॉर्म अ बोर्ड प्रॉम्प्टली, मतलब जल्द से जल्द बोर्ड को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बोर्ड यानी कि सेबी, कंपनी को बताना है। और कौन बताएगा कोड ऑफ कंडक्ट, कौन पालन कर रहा है इसका, कौन पालन करवा रहा है, कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको बताएगा सेबी को कि कोई भी यहाँ पे मतलब वायलेशन हुआ है और अब हम देखो आपको बता दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, उस बंदे को रोको। अब आगे बात करते हैं, ये देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिए, शेड्यूल बी में और सी में मोस्टली सिमिलर चीज़ें ही हैं, कोड ऑफ कंडक्ट अपन ने पढ़ा। अब बात करते हैं, इसका रेगुलेशन था रेगुलेशन नंबर 9। ठीक है, अब बात करते हैं चाइनीज़ वॉल की। अब यहाँ पे चाइनीज़ वॉल का मतलब क्या है, चाइनीज़ वॉल क्यों इसका नाम लिया गया, पढ़ो देखो क्या बोल रहे हैं। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, द ऑर्गेनाइजेशन फर्म shall adopt a Chinese wall policy which separate those areas of the organization of firm which routinely have access to confidential information. Consider inside area from those areas which deals with sale, marketing, investment advice or other department providing support service considering public area। उसको ना एक चाइना वॉल, कैसी है चाइना वॉल देखी होगी, कहीं ना कहीं सुना होगा कि हाँ भैया बहुत बड़ी वॉल है और काफ़ी स्क्वायर फीट में, काफ़ी लंबी वॉल है, मतलब ऐसा काफ़ी किलोमीटर्स में उसकी वॉल की लेंथ है। ठीक है, तो ये बोल दिया कि ऐसे डिसाइड कर लो कि हाँ भैया ये वाला इंसाइडर एरिया है और ये वाला अपना वो है पब्लिक एरिया है, कि ये वाला में ट्रेड हो सकती है, ये वाले में नहीं हो सकती। तो एक चाइनीज़ वॉल की पॉलिसी आप कोई भी कंपनी ला सकता है। एक बार वापस पढ़ रहा हूँ, to prevent the misuse of the confidential information, the organization or firm shall adopt a Chinese wall policy which separate those area of the organization or firm which routinely have an confidential information। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं कि उनके पास रूटीन में डे टू डे बेसिस पे उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो कि क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए या फिर है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। कंसिडर्ड इनसाइडर एरिया from those area which deals with sales, marketing और investment advice और other department providing support service consider public area। ठीक है, अब मैं किसी कंपनी का मतलब मैं हूँ BDM हूँ, ठीक है, अपना बिजनेस डेवलपिंग मैनेजर हूँ। ठीक है, तो अब मैं इनसाइडर कैटेगरी में आ जाता हूँ कि मेरे पास, मैं बिजनेस डेवलपिंग मैनेजर हूँ तो मेरे पास सारी कंपनी की वो वाली बातें हैं जो क्या बोलते हैं सेल्स के रिलेटेड भी आती हैं, मार्केटिंग के रिलेटेड भी आती हैं, कहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ हमने माल पहुँचाना है, कहाँ से हमने लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, अब मैं
इनसाइडर की कैटेगरी में आ गया। अब मैं वो इन्फॉर्मेशन को कहीं भी शेयर नहीं कर सकता, और उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चाइनीज़ वॉल पॉलिसी लाई जाती है कि हाँ भैया इससे ये क्या बोलते हैं विभिन्न कर लेंगे कि हाँ भैया ये इनसाइडर वाली कैटेगरी आ गई, इनसाइडर एरिया है और ये वाला पब्लिक एरिया है, तो इतने शेयर्स के लिए ये वाले लोग कर सकते हैं और ये वाले मतलब ठीक है वो अलग बात हो गई, पर चाइनीज़ वॉल का बेसिक मतलब इतना है ताकि उसको बाइफरफिकेट किया जा सके, बाइफरकेट किया जा सके। The employees in the inside area shall not communicate any price sensitive information to anyone in public area। ठीक है, अब मैं अगर कहीं पे पब्लिक एरिया में ये सारी चीज़ें अगर डिस्क्लोज कर देता हूँ ना, तो बहुत कंपनी को दिक्कत आएगी, क्योंकि उस कारणवश क्या बोलते हैं काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, जो कि कंपनी के लिए अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और मतलब एक तरीके से रेगुलेशन के खिलाफ है, तो फिर कंपनी के लिए तो अच्छा होगा ही नहीं। अगर पता चल गया कि ये भैया यूपीएसआई थी और इनके इस वजह से वो हुआ है, तो फिर वो कंपनी के ऊपर काफ़ी भारी पेनल्टी लगती है। अभी अगला सेक्शन पेनल्टी वाला ही है, सेक्शन है 15G, ध्यान रखना ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 15G इनसाइडर ट्रेडिंग, सेक्शन 15G। चलो देखते हैं। हाँ, ये वाला एक पॉइंट रह गया ना, द एम्प्लॉय इन द इंसाइडर एरिया शैल नॉट कम्युनिकेट एनी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनीवन इन पब्लिक एरिया। द एम्प्लॉय इन इंसाइडर एरिया मे बी फिजिकली सेग्रीगेट, ठीक है भाई, सेग्रीगेटेड बाइफरकेट फ्रॉम एम्प्लॉय इन अ पब्लिक एरिया, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा फिजिकली कि हाँ भैया इनको इससे दूर रखो। कहते हैं ना अंडरग्राउंड कर दिया, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा व्यक्ति इंसाइडर है, कौन सा व्यक्ति अपना पब्लिक की कैटेगरी में आता है। हाँ, द एम्प्लॉय इन इनसाइड एरिया मे बी फिजिकली सेग्रीगेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयज इन पब्लिक एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक एरिया की जो बात हो रही है ना, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। अब मान लो मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं मतलब जो एक कंपनी है उसमें मैं BDM हूँ, ठीक है। अब मेरी पोस्ट या फिर मेरी जानकारी कि मुझे क्या जानकारी है वो किसी को पता ही नहीं, ठीक है। वो मैं और उन लोगों को अलग रखा जाएगा कि ये भैया एम्प्लॉयड है इन पब्लिक एरिया और ये व्यक्ति है एम्प्लॉय इन इनसाइड एरिया, ठीक है। मैं इनसाइड एरिया का पार्ट हूँ, तो मेरे को फिजिकली सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, उन लोगों को और इन लोगों को मिलने ही नहीं दिया जाएगा। समझ गए? पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग अब है ये सेक्शन 15G, याद हो गया होगा अब तक, लेज डाउन दैट इफ एनी इनसाइडर, इसका मैं सेक्शन बार बार बोल रहा हूँ कि याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाँ देखो अभी क्या बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति either on his own behalf or on behalf of any other person deals in securities, communicates any UPSI, ठीक है, जो डील हो रही है वो यूपीएसआई के थ्रू हो रही है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेट कर रहा है यूपीएसआई किसी भी व्यक्ति को, और तीसरा पॉइंट है कंसोल्स और प्रोक्योर, यानी कि ले रहा है किसी से भी यूपीएसआई, तो वो सब आ गया इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट हो गया वो। अब ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की मिनिमम पेनल्टी है। देखो ही शैल बी लाइबल टू द पेनल्टी ऑफ विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज, ठीक है। 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक की आपकी पेनल्टी है, और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर, 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लो मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया, तो उसका 3 गुना कितना हुआ, 30 लाख, ठीक है। 10 लाख का मेरा फायदा हुआ, 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 10 लाख का फायदा 3 times यानी कि हो गया कितना, 30 लाख। अब 30 लाख या फिर मान लो मेरे को जो ये वाला है ना 10 लाख से 25 करोड़ के बीच में मेरे को पेनल्टी लगी 15 करोड़ की, ठीक है। अब 15 करोड़ या फिर 3 करोड़ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग, तो विच एवर इज हायर बेसिस पे बोला हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को 15 करोड़ लगी, और यहाँ पे मेरे को अगर 3 times देखा जाएगा मेरे प्रॉफिट का, तो फिर वो हो जाएगा 30 लाख। तो मेरी जो अपनी पेनल्टी होगी, पनिशमेंट होगी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, वो होगी 30 लाख, हाँ 30 लाख, ठीक है। 15 लाख 30 लाख विच एवर इज हायर, तो 30 लाख की पेनल्टी हो गई। सेक्शन 15G अगेन, डील इन सिक्योरिटी, कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई, और कंसोल और प्रोक्योर एनी अदर पर्सन टू डील इन यूपीएसआई, अपना सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई, ठीक है। वहाँ पे जो पहले वाले केसेस में भी हो रही थी डील, वो भी यूपीएसआई के बेसिस पे हो रही थी, ठीक है। तो यूपीएसआई के बेसिस पे या तो आप कुछ डील कर रहे हो, किसी से ले रहे हो और उसके अनुसार सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो, या फिर किसी को बता रहे हो और फिर वो यूपीएसआई कर रहा है, अपना वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ ले रहा है,
तो वो भी क्या बोलते हैं यूपीएसआई और पेनल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आएगी। अब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई information to any person with or without his request for such information except as required to the ordinary course of the business or under any law। अब यहाँ पे जो ये पेनल्टी लगेगी वो किसको लगेगी, जो बता रहा है उसको या फिर जो ले रहा है उसको। तो वो फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखा जाता है कि कौन कितना गुनहगार है। अब बताने वाला ऑब्वियसली ज़्यादा गुनहगार है और बोल रहे हैं कि विद और विदाउट हिज रिक्वेस्ट, सामने वाले ने पूछा भी नहीं है और तूने बता दिया। क्यों भाई, किसी किसी को उससे चूल होती है। आना इधर आना, तेरे को एक चीज़ बताता हूँ कंपनी के रिलेटेड। टिप्स नहीं देते हैं कि भैया एक टिप आई है कंपनी में, ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली है और अपना इसके शेयर ले लो। तो दैट इज़ ऑल्सो, मतलब वो तो खैर नहीं माननी चाहिए ऐसी टिपें वगैरह, उनके अपने फ़ायदे ही रहते हैं। ठीक है, खैर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा अपन ने, लगभग ओहो 1:30 हो गया ना। हाँ तो ठीक है, पौने 2 घंटे में अपना पूरा अपन 15 मिनट के और बचा। ठीक है, 15 मिनट में अपन इसको पूरी तरीके से पैकअप कर लेंगे और अपना पूरी तरीके से अपन इनसाइडर ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, देखते हैं इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स क्या बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला हुआ है देखो, ठीक है, ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़नी। फॉर इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर द इन्फॉर्मेंट्स हु सबमिट्स टू द सेबी अ वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन। वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन अपन क्लियर कर चुके हैं। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू एनी एलिज्ड वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज दैट हैज अकर्ड इन अकरिंग और हैज रिस्पॉन्सिबल रीजनेबली बिलीव दैट इज सॉट टू बी अकर। ठीक है, या तो हो चुकी है या हो रही है या फिर होने वाली है, वो वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो सेबी को, तो वो आ जाएगा इन्फॉर्मेंट की कैटेगरी में। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड, रेगुलेशन 7B है ये। ठीक है, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन क्लॉज नंबर बी, रेगुलेशन 7 क्लॉज नंबर बी बात कर रहा है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड। एनी इन्फॉर्मेंट shall submit original information in voluntary information disclosure form to the Office of Informant Protection of the SEBI. The format and manner of the form shall be as set out in the Schedule D and may be submitted by the legal representative of the informant. If the informant does not submit the form through a legal representative, SEBI may require the informant to appear in person, मतलब उसको सामने बुलाया भी जा सकता है। ठीक है, SEBI may require द इन्फॉर्मेंट अपीयर, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंट नहीं दे रहा है ना वो फॉर्म को, तो उसको फिजिकली भी बोला जा सकता है कि तू भैया देख सामने आ हमारे और फिर बता कि क्या केस है और क्या सीन है। आगे एक और भी बात बताएंगे इसी में। क्या बोला देखो, टू असर्टेन हिज और हर आइडेंटिटी एंड वेरासिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वेरासिटी यानी कि उसकी क्या बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कि वो कितनी सही है, वो कितनी सही है, इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। ठीक है, द इन्फॉर्मेंट विद सबमिटिंग द वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म शेल एक्सपंज द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म विच कुड रीजनेबली बी एक्सेप्टेड टू रिवील हिज और हर आइडेंटिटी। ठीक है, अगर वो चाहता है ना, एक मिनट वापस पढ़ रहा हूँ। द इन्फॉर्मेशन वाइल सबमिटिंग द वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म शेल एक्सपंज द इन्फॉर्मेशन in the form which could reasonably be expected to reveal his or her identity. अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ पहले। If expunging the information is not possible, the informant may identify such information document that he believes could reasonably be expected to reveal his or her identity. If expunging the information is not possible, the informant may identify such information or document. The informant while submitting the voluntary information disclosure form shall expunge the information in the form which could reasonably be expected to reveal his or her identity. यानी कि वो फॉर्म में उसकी आइडेंटिटी बताई जाएगी। अब एक्सपंज द इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक बार अपन इसकी पॉइंट समझ लेंगे। एक्सपंज द इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है। इफ एक्सपंजिंग द इन्फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, अगर वो नहीं हो सकती है एक्सपंज, तो द इन्फॉर्मेंट में आइडेंटिफाई सच इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दैट ही बिलीव्स कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू रिवील हिज और हर आइडेंटिटी, जिससे उसकी आइडेंटिटी क्या बोलते हैं डिस्क्लोज हो सकती है। यहाँ पे अब बेसिक मतलब इतना जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये बताया गया था कि क्या बोलते, अगर इन्फॉर्मेंट चाहे कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को ना पता चले, मेरी आइडेंटिटी किसी पे कहीं पे भी रिवील ना हो कि किस व्यक्ति ने इसको बताया है, तो फिर वो ये प्रूफ कर सकता है कि हाँ भैया देखो ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ये मामला चल रहा है, और पर मेरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, मेरी आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है,
उसकी जान की वो आ जाती है कि डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं कई बार कि आपने मेरी इन्फॉर्मेशन अगर बताई है कहीं पे तो फिर उस व्यक्ति को डेथ थ्रेट्स मिलने लगते हैं कि तूने कैसे बताई, अगर बताई तो। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। एक्सपंज का मतलब एक बार अपन वापस से देख लेंगे, एक्सपंजिंग द इन्फॉर्मेशन। तो एक्सपंज करना यानी कि उसको पुख्ता करना। एक्सपंज द इंफॉर्मेशन यानी कि उसको साबित करना कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम बराबर है और क्यों मैं ऐसा बिलीव मतलब मान रहा हूँ कि ये ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा हो रहा है। तो वही है एक्सपंजिंग। और अगर ऐसा है कि एक्सपंज नहीं हो सकती है तो फिर वो अपना आइडेंटिटी के साथ भी मैटर है कि आइडेंटिफाई सच इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दैट ही बिलीव दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू रिवील हिज और आइडेंटिटी, जिससे वो क्या बोलते हैं उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। ठीक है, और इतना ध्यान रखना वो कर सकता है कि अगर बोले ना वो सेबी को कि भैया देखो मेरी आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ पर मेरी आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए, तो भी वो सेबी भी उस चीज़ का भी ध्यान रखेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं रेगुलेशन 9A। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है पूरी रेगुलेशन, और देख के ख़त्म करते हैं इसको भी। अभी थोड़ा सा और है बस, है ना, 10-15 मिनट में अपन इसको ख़त्म कर देंगे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेशन 9A। ठीक है, the chief executive officer, MD, or such other analogs person of a listed company, intermediary, or fiduciary shall put in place adequate and effective system of internal control to ensure compliance with the requirement given in these regulation to prevent insider trading। ठीक है, ensure compliance कर सकते हैं internal control के हिसाब से, adequate and effective system of the internal control to ensure compliance with the requirement given in these regulation to prevent insider trading। The internal control shall include the following, क्या क्या? All employees who have accessed the UPSI are identified as a designated person. All UPSI shall be identified and its confidentiality shall be maintained as per the requirement of this regulation. Adequate restriction shall be placed on the communication of the procurement of the UPSI as required by this regulation। ठीक है, सिंपल जो पॉइंट है, लिस्ट of all employees and other person with whom UPSI shall be maintained and confidentially agreement shall be signed or notice shall be served to all such employee as and any person. All other relevant requirements specified under this regulation shall be complied with. Periodic process review to evaluate effectiveness of such internal control। भैया बहुत सिंपल है, आपको सारी चीज़ें बतानी है, जिसके पास भी UPSI है उससे साइन वगैरह करवानी है और वो कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए, सब रिवील करना है कि डेजिग्नेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे UPSI वाले, और उसको मेंटेन करना है कॉन्फिडेंशियली, और आइडेंटिफाई करना है जिनके पास है, उनसे साइन करवानी है, कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट साइन करवाना है, सारी क्या बोलते हैं रेगुलेशंस का फुलफिलमेंट होना चाहिए, कंप्लाई होनी चाहिए सारी चीज़ें, और पीरियोडिक प्रोसेस रिव्यू भी होने चाहिए सारी चीज़ें। इवेल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस ऑफिसर उसको रिव्यू भी करेगा ताकि ये सारी चीज़ें बराबर हो रही है नहीं हो रही है उसको देखा जा सके, ऑडिट किया जा सके, बेसिक इतना मतलब समझ लो। Every listed company shall formulate written policies and procedures for inquiry in case of leak of UPSI or suspect leak of UPSI, which shall be approved by the BOD of the company and accordingly initiate appropriate साथ में दिया हुआ है, inquiries on becoming aware of leak of UPSI or suspected leak of UPSI and inform the board प्रॉम्प्टली। ठीक है, मतलब वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर ऐसा लगता है कि ये हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, तो फिर वो बोर्ड को बताएंगे यानी कि सेबी को बताएंगे, तो प्रॉम्प्टली इंक्वायरी आपको बतानी पड़ेगी, उसके ऊपर रिजल्ट लिए जाएंगे फिर बोर्ड के द्वारा। फिर एक और है, द लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ विसल ब्लोअर पॉलिसी, इसकी बात कर चुके हैं अपन LODR में, एंड मेक एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ सच पॉलिसी टू इनेबल एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट इंटेंस टू लीक ऑफ UPSI। ठीक है, ये विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है, एम्प्लॉयर अगर कुछ गलत कर रहा है क्या बोलते हैं एम्प्लॉय के खिलाफ, तो फिर उसके खिलाफ एम्प्लॉय या फिर कोई भी डायरेक्टर विसल ब्लोअर पॉलिसी यूज करके सेबी के पास, बोर्ड के पास जा सकता है कि देखो भैया ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है हमारे साथ। द लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ विसल ब्लोअर पॉलिसी एंड मेक एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ सच पॉलिसी। अब लिस्टेड कंपनी है, उसकी विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए, और ऊपर से एम्प्लॉयर खुद इसको प्रमोट भी करेगा, एम्प्लॉय को अवेयर भी बताएगा भी कि देखो भैया ये अपनी पॉलिसी है और तुम कर सकते हो इसका यूज़।
If an inquiry has been initiated by the listed company in the case of leak of UPSI or suspected leak of UPSI, the relevant intermediaries and fiduciary shall cooperate with the listed company in connection with such inquiry conducted by the listed company. सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अपना एक बार वापस से पढ़ लेना इसको और अपने पास है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. ठीक है, एक पेज और पढ़ना है, फिर अपने छुट्टी ले लेंगे. ठीक है, अब है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर अपने लिए भी, और पढ़ना है कंपलसरी. ध्यान से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं. काफ़ी तो रेगुलेशंस वाली बात है कि वो वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसने फुलफिल करनी है. रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर हु फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग कंप्लायंसेस. The following obligation can upon the CS in relation to the insider trading regulation. Ensure compliance with SEBI prohibition of insider trading regulation 2015, including maintenance of various documents. ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स का पालन हो, वो मेंटेन करने का काम किसका? CS का, कंप्लायंसेस करने का. फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए. फेयर फ्रेम अ कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट इन लाइन विद द मॉडल कोड स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन एंड गेट द सेम अप्रूव्ड बाय द BOD ऑफ द कंपनी. रेगुलेशन 8 फेयर डिस्क्लोजर. फिर है रिसीव इनिशियल डिस्क्लोजर. इनिशियल डिस्क्लोजर में बात करी थी अपन ने उसमें रेगुलेशन 7 में. फ्रॉम एवरी प्रमोटर KMP डायरेक्टर और एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ KMP डायरेक्टर विद इन 7 दिन के अंदर उन लोगों को बतानी पड़ेगी अपना क्या बोलते हैं कि कितनी उनके पास होल्डिंग है. ठीक है, ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ द बिकमिंग एन प्रमोटर. ठीक है, तो 7 दिन के अंदर बताना. इनिशियल डिस्क्लोजर की बात है, तो कंप्लायंस ऑफिसर को इसका पालन करना है, इसका ध्यान रखना है कि वो लोग करें. तो दैट इज रेगुलेशन 7 और कंप्लायंस ऑफिसर का ये रोल है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का ये रोल है कि उसका पालन होना चाहिए. चौथी कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर. रेगुलेशन 7 में इसकी भी बात करी थी कि अगर 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन जा रही है, या तो अक्वायर कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो, अपना ये जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय वगैरह थे, जो भी प्रमोटर थे, तो उनको 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर अपना बताना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी बताएगी 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर किसको? स्टॉक एक्सचेंज को. तो उसका भी ध्यान कौन रखेगा? कंपनी सेक्रेटरी रखेगा. 5वां, ensure that no trading shall between 20 days prior to the closure of the financial period and 2 trading days after the disclosure of the financial result. तो that is regulation 5. ये साइड में लिख लो कहीं ना. रेगुलेशन 2 जो अपन ने पढ़ी, रेगुलेशन 8 है वो. रेगुलेशन मतलब यहाँ पे जो है रेगुलेशन 3 वो है रेगुलेशन 7. यहाँ पे जो रेगुलेशन 4 है वो है वहाँ की चैप्टर की रेगुलेशन 7, और रेगुलेशन 5 जो पढ़ी अपन ने वो है रेगुलेशन 5. ठीक है, पॉइंट है ये, रेगुलेशन नहीं है. रेगुलेशंस. ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं. छठा पॉइंट, अप्रूविंग द ट्रेडिंग प्लान एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द ट्रेडिंग प्लान एज कंप्लायंस ऑफिसर shall notify the plan to the stock exchange on which the securities are listed. ठीक है, ये ट्रेडिंग प्लान वाला कहाँ पे था? याद करो एक बार फटाफट से. रेगुलेशन 9 में था, बराबर. एक मिनट है, ट्रेडिंग प्लान रेगुलेशन 5 में था. हाँ, ट्रेडिंग विंडो के बारे में उसमें बात करी थी. ट्रेडिंग प्लान उसमें था रेगुलेशन 5 में. ठीक है, फिर है अपना मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ ऑल द डिक्लेरेशंस गिवन बाय द डायरेक्टर्स डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय पार्टनर इन द एप्रोप्रिएट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years. ठीक है, मिनिमम मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो वो तो 8 साल तक नहीं रखने थे. यहाँ पे मिनिमम पीरियड बताया हुआ है 3 साल, और 8 साल तक तो रखना ही है मिनिमम. मैक्सिमम था वो शायद, नहीं मैक्सिमम तो नहीं था यार. 8 साल तक तो रखनी है, मेंटेन करनी है. यहाँ पे जो बात करी है वो अलग तरीके से करी है, जो भी डिक्लेरेशन वगैरह की है, तो मिनिमम आपको मेंटेन करना है 3 साल तक. आगे देखते हैं 8वां पॉइंट, टेक एडिशनल अंडरटेकिंग एज अ कंप्लायंस ऑफिसर फ्रॉम द इनसाइडर फॉर अप्रूवल ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान. ठीक है, तो आपको वो कंप्लायंस ऑफिसर को अप्रूवल लेना है ट्रेडिंग प्लान के लिए. टेक एडिशनल अंडरटेकिंग. ठीक है. 9th पॉइंट, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी लिस्ट ऑफ सच सिक्योरिटीज. अपन ने नहीं बात करी थी वो थी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट की सिक्योरिटीज में ये बंदा ऐसे नहीं कर सकता या वो सब, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, जिसके बेसिस पे अपना वो अप्रूव और रिजेक्ट करेगा. 10th पॉइंट, मॉनिटर ऑफ ट्रेड्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट की बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है उसका मॉनिटर करना. असिस्ट इन एड्रेसिंग एंड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द SEBI PIT रेगुलेशन 2015 एंड द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट. असिस्ट करना और एड्रेसिंग और क्लैरिफाइंग करना कि ये ऐसे ऐसे बोला हुआ है इसमें, तो आपको ही सामने से बताना पड़ेगा कि भैया आप ये करोगे तो फिर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना. मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन टर्म्ड एज अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. इंश्योर दैट फाइल कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आर केप्ट सिक्योर्ड. कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड एज अ क्लोज पीरियड और अ ट्रेडिंग विंडो. ठीक है जी,
तो इतने सारे पॉइंट है, आपने अपना लगभग 14 पॉइंट दिए हुए हैं ना इसमें, तो आप 14 में से 9-10 पॉइंट तो याद रख ही लेना, ठीक है। अपन ने जो ऊपर वाली देखे थे ना 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे से देखे तो 6 तो ऊपर के ही हो गए, रेगुलेशन जो पीछे अपन ने पूरे चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद कोई भी उठा के 4-5 ये जो छोटे छोटे पॉइंट है 4 भी देख लेना ना, कि एज ए कंप्लायंस ऑफिसर को सारी रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखनी है, और मॉनिटर करना है कि सारी चीज़ें बराबर प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही हैं, एड्रेसिंग एंड क्लैरिफाइंग रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशंस, और ये सारी पूरी तरीके से हो रही नहीं हो रही है, और मेंटेन ऑल द लिस्ट कि किसके पास PSI है और कहाँ क्या है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करना। इंश्योर दैट फाइल कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आर केप्ट सिक्योर्ड, पर अच्छी तरीके से रखी गई है। 5 पॉइंट नीचे हो गए, 6 पॉइंट ऊपर हो गए, 11 पॉइंट लिख लिए। 11 पॉइंट में से आपको अगर 9 भी पॉइंट याद आ जाए एग्जाम में, तो आपका एग्जाम में पूरा तरीके से आपको क्लियर हो गए, ठीक है। एक और आंसर दिया हुआ है, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन मॉनिटरिंग विंडो, ट्रेडिंग विंडो, ठीक है। ये अगेन इंपॉर्टेंट आंसर है, ये पीछे कंपनी सेक्रेटरी वाला भी इंपॉर्टेंट ही था, देख लेते क्या बोल रहे हैं ये भी फटाफट से। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन मॉनिटरिंग ट्रेडिंग विंडोज अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 इज एज अंडर, to ensure that the trading window shall be closed when a designated person or class of a designated person can reasonably be expected to have possession of UPSI. Such disclosure shall be imposed in relation to such securities to which such UPSI relates, ठीक है। आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहे उन डेजिग्नेटेड पर्सन के पास जिनके पास ऐसा एक्सपेक्टेड है टू हैव पोजेशन, मतलब उन लोगों के पास ऐसा है कि UPSI है, और सच क्लोजर शैल बी इम्पोज इन रिलेशन टू सच सिक्योरिटीज टू विच सच UPSI रिलेट्स, तो उन्हीं सिक्योरिटी के रिलेटेड जिनके रिलेटेड क्या बोलते हैं UPSI है, और उसी के खिलाफ क्लोजर होना चाहिए। तो ये ध्यान कौन रखेगा, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन मॉनिटरिंग ट्रेडिंग विंडो, ठीक है। इसके आप कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, टू इंश्योर दैट द ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली जब आएगा तब भी, हाफ ईयरली आएगा तब भी, और एनुअल आएगा तब भी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, इंटरिम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ पब्लिक राइट और बोनस शेयर एक्सेट्रा। एनी मेजर एक्सपांशन प्लान और एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, तो वो भी वहाँ पे भी ट्रेडिंग विंडो बंद रहे अपना, ये ध्यान कौन रखेगा, डेजिग्नेटेड पर्सन के लिए कंपनी सेक्रेटरी। अमेलगमेशन, मर्जर और टेक ओवर एंड बायबैक के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि बंद रहे ट्रेडिंग विंडो। डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल टू बी अंडरटेकन, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग। एनी चेंजेस इन पॉलिसी, प्लान और ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाली चीज़ें देखो ऐसी हैं कि आपने अगर देखो पूरे टाइम में भी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और अपना इसके बाद कुछ चेकलिस्ट वगैरह दी हुई हैं, तो वो अपन नहीं देख रहे, तो बाकी अच्छे से अपन ने पूरा तरीके से लगभग 1 घंटा, पौने 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। अपन ने पूरी तरीके से प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग समझ लिया, और कहीं पे भी अगर कुछ डाउट लगा तो वो एक वो था जो क्या था वो स्पंज वाला, एक्सपल्शन, हाँ एक्सपल्शन था, क्या था यार, एक्सपंजिंग, हाँ एक्सपंज का मतलब एक बार अपन देख सकते हैं, आप लोग भी गूगल पे एक बार सर्च कर लेना क्या बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। बाकी अपन ने ये चीज़ क्लियर कर ली। इसके बाद जो अपन रेगुलेशन लेने वाले हैं वो मोस्टली रहेगी सेबी डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021, तो उसमें डी लिस्टिंग के बारे में बताई हुई है सारी चीज़ें कि कब आपकी कंपनी डी लिस्ट हो जाएगी, या फिर अगर वो चीज़ को फुलफिल नहीं करोगे तो डी लिस्ट कर दिया जाएगा। अब वो वॉलंटरी भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।